एक जैसा कि आपको पता है कि आज का जो हमारा दूसरा सेशन है वो आपकी बेपनाह इसरार पर, क्योंकि पहले शेड्यूल किसी और दिन था लेकिन इनएविटेबल सर्कमस्टांसेस बारिश की उस दिन बहुत ज़्यादा थी जिसकी वजह से हमें रीशेड्यूल करना पड़ा। हबीबुल आमिर साहब रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज आज हमारे गेस्ट हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कानून शहादत ऑर्डर 1984। मैं सर का तारुफ आपके साथ करवाना चाहता हूँ। सर ने 1987 से लेकर सन 2000 तक प्रैक्टिस की है। सन 2000 में ही वॉज अपॉइंटेड एज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज एंड सब्सिक्वेंटली ही वॉज प्रमोटेड एज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज इन 2009। सर ने बतौर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज पाकपतन, चन्योट, गुजरांवाला और लाहौर में सर्विसेज सर अंजाम दी हैं। ऑनरेबल सर जज एंटी टेररिज्म कोर्ट भी रहे हैं बहावलपुर में, स्पेशल जज एंटी करप्शन कोर्ट लाहौर में भी सर्विसेज करते रहे हैं। इसके अलावा चेयरमैन एपलेट ट्रिब्यूनल लेबर के भी रहे हैं और मेंबर इंस्पेक्शन टीम लाहौर हाई कोर्ट लाहौर भी सर अपॉइंटेड रहे हैं। सर पंजाब जुडिशल एकेडमी, जैसे आप सबको पता होगा, जो जजेस पंजाब में अपॉइंट होते हैं उनकी ट्रेनिंग का जो सबसे बड़ा इदारा है वो पंजाब जुडिशल एकेडमी है। सर वहाँ पर भी बतौर डायरेक्टर जनरल अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते रहे हैं। इसके अलावा सर रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट रहे हैं और एक्स जज ऑफ ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर भी रहे हैं। सर इट्स अ ग्रेट ऑनर टू हैव यू हेयर टुडे। मैं सर से रिक्वेस्ट कर, और इसके अलावा सर नवीद शाह साहब आए हैं। सर आई एम रियली ग्रेटफुल आप तशरीफ़ लाए हैं सर, थैंक यू वेरी मच। सर आज का लेक्चर सर शुरू करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। फाइलें पड़ी होंगी इधर, बस ये उठा लें। चलो बस तो हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है कि आज मुझे ज़ीशान साहब ने यहाँ आपके सामने बुलाया और मज़ीद खुशी की बात यह है कि यहाँ पे सिर्फ आप ही नहीं, इस बार के बड़े सीनियर और बड़े जय्यद किस्म के जो एडवोकेट्स हैं वो भी तशरीफ़ फरमाए हैं और इसमें कतन आर नहीं समझता कि मैंने भी उनसे बहुत सीखा है जो यहाँ पे बैठे। यानी उस्ताद तो हैं ही, उस्तादों के भी उस्ताद हैं। तो ये अभी ज़ीशान साहब ने ज़िक्र जो किया कि बतौर इंडक्शन या एलिवेशन या बतौर जज काम करने का प्रैक्टिस भी की और बतौर जज भी काम किया, लेकिन एंड पे यही जाके पता चला कि अभी हम स्टूडेंट हैं सारे। कोई दिन ऐसा नहीं है कि जिस दिन कोई नई बात पता नहीं चलती। डेली कोर्ट में बैठते थे तो या बैठते हैं तो कोई नौजवान आके कोई जिसकी 2 दिन की प्रैक्टिस है वो कोई ऐसी बात करता है वो ऐसे लगता है जैसे कभी ये बात पहले पता नहीं थी। तो ये लर्निंग है चूँकि, और ये आज का जो ख़ास तौर पे लेक्चर है आप सबको सामने रखते हुए, चूँकि आप प्रोफेशन में एंटर शायद होने जा रहे हैं, आपको लाइसेंस मिलना है उससे पहले शायद ये ज़ीशान ऐसे ही है सर, ये मैंडेटरी कोर्स है इसके लिए, शायद लॉ कॉलेज से जो फारिग तहसील हैं थोड़ा सा पहले ही, और भी आप प्रैक्टिकल लाइफ में जो है वो आप स्टेप रखने जा रहे हैं। तो प्रोफेशनल लाइफ में आने से पहले जब हमने भी प्रैक्टिस स्टार्ट की तो उन्होंने कहा जी बड़ी सैचुरेशन है, बट फैक्ट इज़ कि देयर इज़ ऑलवेज अ रूम एट द टॉप। बड़ी सारी एलिवेशंस में नाम जाते हैं तो आप यकीन करें जो माहौल है अभी आपको ये मैं बताता चलूँ, जो प्रोमिनेंट अच्छे लोग हैं, जो मेहनत करने वाले हैं, जो लॉ नोइंग हैं, पढ़ने वाले हैं, उनका नाम ज़रूर गूंजता है, किसी न किसी तरीके से कहीं ना कहीं नाम उनका जो है वो जा रहा होता है।
प्रैक्टिस में भी यही है, और प्रैक्टिस जो है वो कामयाब वही है जो हार्ड वर्किंग और ऑनेस्ट है। ये दो चीज़ें लाजमन होती हैं। अगर ऑनेस्टी नहीं है तो फिर भी कामयाबी नहीं है, अगर हार्ड वर्क नहीं है तो फिर भी कामयाबी है। बाकी ब्लेसिंग्स हैं अल्लाह ताला की, अल्लाह ताला की मेहरबानी है आप पर, हम सब पर, और नीयत को हाल अल्लाह ताला जानता है, और वही बेहतर फ़ैसला करने वाला है। एक आगाज़ से पहले एक बात मैं करता और चलूँ कि हमारी जो कोर्ट्स हैं, बेसिकली दीज आर दी कोर्ट्स ऑफ लॉ, वी आर नॉट दी कोर्ट ऑफ जस्टिस, कोर्ट्स ऑफ लॉ। क्योंकि यहाँ पे आप बैठे हैं, हमारे सिविल जज साहबान, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज साहबान, सेशन जज साहबान, ये प्रोसीजर को फॉलो कर रहे होते हैं, लॉ को फॉलो कर रहे होते हैं। लॉ कौन सा है? जो किताब में है। जस्टिस तो ये है ना कि जैसे खुलफाए राशिदीन के दौर में खलीफाए वक्त अपने साहबजादे के साथ किसी मार्केट में थे, तो उनकी ज़रा चोरी हो गई। ज़रा चोरी हुई तो शक गुज़रा एक यहूदी के ऊपर, एलिगेशन उस पर आया, खलीफाए वक्त थे, बहरहाल उनको काजी के पास जाना पड़ा, और बड़े मशहूर उस ज़माने के काजी, ही वॉज काजी शुरैह। तो उन्होंने कहा जी आपके पास गवाह हैं? उन्होंने कहा जी मेरे पास 2 गवाह। उन्होंने जी कौन से? उन्होंने कहा जी एक तो मेरा ये ग़ुलाम है, दूसरा मेरा अपना बेटा है। एंड बिलीव मी दैट केस वॉज डिसाइडेड अगेंस्ट, बिकॉज जो लॉज थे वो उनके मुताबिक, उनकी जो एविडेंस थी उस हवाले से थोड़ा बहुत मामला था, जिसकी वजह से गुजरा। तो कोर्ट्स ऑफ लॉ जो भी हैं, जो भी प्रोसीजर फॉलो करेगी, और प्रोसीजर जो है वो इतना वास्ट है। हमारे पास पाकिस्तान कोड है, पंजाब कोड है, इतने लॉज हैं, बेबहा कोड्स हैं, प्रोसीजरल लॉज हैं, सब्सटेंटिव लॉज हैं कि बाज़ का हमें पता ही नहीं चलता। लेकिन एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ हम खुद भी करते रह गए, अभी तक करते हैं, ये नहीं कभी करते हैं, बल्कि रिटायरमेंट के बाद तो मज़ीद जो है वो इसके ऊपर पुख्ता यकीन हो गया कि हम तो ब्लैंक हैं, हमें और इससे आगे बढ़ना चाहिए, माइंड अप्लाई करना चाहिए और गौर खोज करना चाहिए। क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो सिविल ओरिएंटेड है, और मिसाल एक मैं दूंगा, ये 164 की रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, जो वीडियो रिकॉर्डिंग एविडेंस जो है, या फिर उसके अलावा और भी सारे मामला था, वो 4 लाइनें हैं सिर्फ 4 लाइनें। अब 4 लाइनें की जो इंटरप्रिटेशन है, जो सुपीरियर कोर्ट्स ने की है, वो आप यकीन करें किताबें भर गई हैं उस हवाले से। और जो टेक्निकल एविडेंस है या एक्सपर्ट एविडेंस के हवाले से, उसकी एडमिसिबिलिटी के हवाले से, रेलेवेंस के हवाले से, इतनी केस लॉज हैं कि वो अगर बंदा स्टार्ट हो जाए तो मेरा ख्याल है कि ये जो 2 घंटे हैं ये उसके लिए बहुत कम है। मैं कोशिश करूँगा कि आपके जो टॉपिक्स हैं वो जितना भी स्टिपुलेटेड पीरियड है मैं उनमें कवर कर जाऊँ, वो थोड़ा सा बात आपको समझाने की भी इसमें किस हद तक कामयाब होगा वो तो आप जानेंगे। लेकिन ये है कि आप अब प्रोफेशनल लाइफ में एंटर हो रहे हैं, अब आप प्रोफेशन में आ रहे हैं, और गाइडेंस यही होती है कि प्रोफेशनल अप्रोच के साथ आगे बढ़ो। मिसाल के तौर पे आपके पास एक दावा आ गया, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीमेंट। एक कौंसल को पता होना चाहिए वो कौन कौन से लॉज जो हैं वो रेगुलेट करते हैं प्रोसीजर को, या अदरवाइज जो लॉज हैं। मिसाल के तौर पे प्रोसीजर जो है वो सिविल प्रोसीजर कोड आ गया, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आ गया, कॉन्ट्रैक्ट आ गया, और इसके अलावा आपकी जो है और कौन सा लॉ है जी, और इसके अलावा कौन सा लॉ है जी, ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट। और इंटरेस्टिंग बात यह है ये सिर्फ जो 2 या 3 प्रोविजंस ऐसी होंगी जो आपने सिर्फ देखनी है, पढ़नी है, इसके अलावा इतना कोई बड़ा काम नहीं। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अभी आगे चल के आपको मैं बताऊंगा उसमें चीज़ ही एक है, एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट टू सेल प्रूव किसने करना है, इसकी एडमिसिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इसको लेके आगे चलना है, मार्जिनल विटनेसेस पेश करने हैं नहीं करना,
केस लॉ क्या कहता है और कानूनी शहादत इसके हवाले से कहता है। ये चूँकि मेन टॉपिक भी यही है, तो बिफोर स्टार्टिंग विद आप ये देखिए कि सिविल प्रोसीजर कोड जो है इसमें 2-3 चीज़ें हैं। ये चूँकि मैं इस तरफ नहीं जाऊँगा कि लॉ क्या कहता है, सेक्शन 4 ये कहता है, सेक्शन 11 ये कहता है, या सेक्शन 12 ये कहता है। दिस इज़ जस्ट एन एक्सपीरियंशियल शेयरिंग कि मेरा तजर्बा क्या है और मैं आपसे सीखूँ। आप अगर उसमें कोई ऐड करना चाहें या उसको नोट डाउन कर लीजिए, और आई एम श्योर कि मैं जो जजमेंट्स आपको दूंगा कि ये वो जजमेंट्स होंगी, ये सारी ज़िंदगी इंशाल्लाह आपके काम आएंगी। तो स्टार्ट ऐसे करते हैं कि हमारे जो सिविल प्रोसीजर कोड है उसमें आप ये देख लीजिए कि 3 डेफिनेशंस हैं। एक डिक्री है, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन सो फॉर एज द कोर्ट डिसाइडिंग इट फाइनली और कंक्लूसिवली डिटरमिन्स राइट्स ऑफ पार्टीज। और डिक्री क्या है, एज टू वेदर इज दिस प्रिलिमिनरी डिक्री और फाइनल डिक्री, और इसमें रिजेक्शन ऑफ क्लेम भी है, नंबर 1। नंबर 2 है जजमेंट। डिक्री आ गई, नंबर 2 आ गई जजमेंट की डेफिनेशन। जजमेंट क्या है? जजमेंट की डेफिनेशन आपने पढ़ी है और ऑर्डर की भी आपने पढ़ी है। ये जल्दी जल्दी इनको गो थ्रू करके मैं आपको आगे चलते हैं। जो जजमेंट है मीन्स द स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ डिक्री और ऑर्डर। अब जजमेंट जो है वो किसी केस का वो हिस्सा है जो जज साहब आफ्टर स्कैनिंग ऑफ रिकॉर्ड, द होल रिकॉर्ड इंक्लूडिंग द एविडेंस प्रोड्यूस्ड बाय पार्टीज, वो अपनी जो रीजंस है वो जजमेंट के थ्रू देते हैं। डिग्री तो इतनी सी एक 1 शीट है, असल में वो जजमेंट है, ग्राउंड्स जो हैं वो है। उसके बाद ऑर्डर है। ऑर्डर मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन और ऑफ अ सिविल कोड। अब सिर्फ ये 3 चीज़ें हैं जो टोटल बेस कर रही है आपके सारे कॉन्सेप्ट को, आपकी सारी की सारी जितने भी फिनोमिनन है। हमारी जो सिविल प्रोसीजर कोड है इसमें एक ऑर्डर 20 है विच रिलेट्स द जजमेंट टू बी पास्ड बाय ए जज। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपके नॉलेज में होना चाहिए कि कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशंस क्या हैं और मैंने अपने केस को किस तरह लेके चलना है। और ये जो सिविल कॉन्सेप्ट्स हैं, एडमिसिबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स या प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स या रेलेवेंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कौन से डॉक्यूमेंट्स मैंने पेश करने हैं या अदरवाइज एविडेंस की क्या अहमियत है। एक चीज़ हमेशा आप याद रखें कि जो डिग्री है या जजमेंट जो जैसा पास करते हैं इसके 3 या 4 ऑब्जेक्टिव्स। जितने भी जो जुरिस्ट हैं उन्होंने कहा 4 इसके मकसद हैं। नंबर 1 पॉइंट क्या है? क्लैरिटी ऑफ दी थॉट्स ऑफ ए जज। ये कॉन्सेप्ट उसके क्लियर हैं तो अच्छी जजमेंट है। आपकी उसको असिस्टेंस अच्छी है तो अच्छी जजमेंट है, कॉन्सेप्ट उसके क्लियर होंगे। अदरवाइज जजमेंट जो है वो दैट वुड नॉट बी ए प्रॉपर जजमेंट, नंबर 1। नंबर 2, थ्रू जजमेंट वो जिन पार्टीज़ का केस डिसाइड करने जा रहा है या कर रहे हैं वो उनको बता रहे हैं कि मेरा ये केस की जो मैंने डिसीजन दी है इसकी रीजंस ये हैं। वो पार्टीज़ को बता रहे होते हैं, प्लेंटिफ को या डिफेंडेंट। बेसिकली हैं वो रीजंस जो वो अपनी आफ्टर स्कैनिंग ऑफ रिकॉर्ड जजमेंट अपनी दे रहे हैं। नंबर 3 ये है कि वो अवामुन नास को ये बताते हैं। इसी तरह केस लॉ डेवलप होता है, जजमेंट्स रोज़ नहीं आती। बात का ये भी होता है कि जो पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, नई आइडियाज़ आ जाते हैं, नई इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ आ जाती है। और चौथी जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो है कि कोर्ट ऑफ अपील को बता रहे होते हैं कि मेरी ये जो जजमेंट है इसकी रीजंस ये। 4 इसके ऑब्जेक्टिव्स हो गए जजमेंट के। अब जजमेंट जो है वो जजमेंट सेल्फ है क्या चीज़? ऑर्डर 20 में चले जाएं। ऑर्डर 20 जो CPC है ये रिलेट करती है सिविल कोड से। उसमें क्या है? 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि आफ्टर conclusion of evidence, specifically it has been provided in CPC order 20, when case has been concluded, evidence has been recorded, specifically after conclusion of evidence of recording of evidence,
तो जो जज साहब हैं वो डायरेक्शन देंगे क्या कि रिटर्न आर्गूमेंट्स जो लाहौर हाई कोर्ट की अमेंडमेंट है, जज साहब इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग आप पॉइंट आउट कर दीजिएगा कि तहरीरी बहस के लिए जो है वो हमारे ज़माने में ये तहरीरी बहसें जैसे उस वक्त ही होती थी, ज़ुबानी कलामी सारी चीज़ें चलती, लेकिन अब जो है इसमें जो अमेंडमेंट उन्होंने की है लेटेस्ट उसमें तहरीरी बहस, और अगर वो कोई बहस करना चाहे तो वो बहस है, उसमें 15 डेज़ टाइम है, और 15 डेज़ जो उसके बाद जो है करने के बाद फिर वो अनाउंस करेगा जजमेंट, या अपनी जजमेंट की जो है विद रीजंस जजमेंट जो है वो डिक्टेट करवाएंगे। 15 डेज़ का टाइम। अब जो जजमेंट सिविल कोर्ट पास करती है, आपने कभी गौर किया इसके ऊपर, आपने CPC भी पढ़ी है कि कंटेंट्स ऑफ जजमेंट क्या है सिविल कोर्ट की जजमेंट में और एपिलेट कोर्ट की जजमेंट में, क्या फ़र्क है। ये मैं आपको इस वजह से बता रहा हूँ कि हमारा जो टॉपिक है ये सारा इस चीज़ को रिलेट कर रहा है, कोर्ट किस एंगल से जजमेंट पास करती है, और हमें इन चीज़ों का इदराक होना चाहिए कि ये कोर्ट चाह क्या रही है। क्या मेरा जो केस है ये उस यार्डस्टिक के ऊपर आ रहा है कि ये कामयाब हो जाए, या इसमें कोई वीकनेस है, या मेरी तरफ से कोई चीज़ रह गई है। ऑर्डर 20 में एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, वो ये है कि इशू वाइज फाइंडिंग। तो सिविल जज साहब जो हैं वो अपनी जजमेंट में जितने भी इश्यूज़ होंगे हर इशू के ऊपर अलहदा और एलेबरेटिव फाइंडिंग जो है वो देंगे, एलेबरेट करेंगे कि मेरी ग्राउंड्स जो है वो जजमेंट की इस इशू के ऊपर ये मेरी ग्राउंड्स हैं, ग्राउंड्स ऑफ डिसीजन, और कंटेंट्स में ये चीज़ आ गई। और फिर उसके बाद आप चले जाइए कोर्ट ऑफ अपील में। अब कोर्ट ऑफ अपील में जाएं, आपने कभी गौर किया होगा कि कोर्ट ऑफ अपील में इशू वाइज फाइंडिंग नहीं, ना ही कोर्ट ऑफ अपील बाउंड है कि इशू वाइज फाइंडिंग दें। वो इशू वाइज वो क्या है, वो क्या स्टैचूट क्या कहता है इसके ऊपर, ऑर्डर साथ अगर मुझे ज्वाइन करते जाएंगे, ऑर्डर कौन सा है जी, ऑर्डर 41 है जी, जो अपील को रेगुलेट करता है जी। इसमें एक चीज़ आप याद रखिए, मैं आपको ये बताता चलूँ, ये वो चीज़ें हैं जो हम लोग इनके ऊपर बड़ा सा गौर नहीं करते, बड़ी देर बाद जाके इनके समझ आती है। आप इसमें देखें कि आपने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास एक अपील में आप पेश हो गए हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि जज साहब जो है ये फैसला इशू वाइज फाइंडिंग देंगे, या इनका क्या स्कोप, क्या इनकी जजमेंट पे ये क्या चाहते हैं, ये क्या करेंगे। उनके हवाले से एक और कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया है, वो क्या है जी सर, वो क्या है कॉन्सेप्ट, वो क्या है जी कॉन्सेप्ट 41 में पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन, उसमें इशू का लफ्ज़ नहीं है, एपलेट कोड के ऊपर बाइंडिंग नहीं है कि वो इशू वाइज फाइंडिंग है, और उसकी ऊपर रिक्वायरमेंट क्या है, वो है दोज आर कॉल्ड द पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन। कभी आपने देखा कि एपलेट कोड की जजमेंट आई, उसमें बाकायदा पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन फ्रेम्ड हो, निशान देखा कभी आपने, क्या वजह होगी। अब ये रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ है, ये दिस इज़ रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ, लेकिन आपने कितनी कोर्ट ऑफ अपील की जजमेंट्स हैं इसके ऊपर जो है वो, कराची में बहुत ज़्यादा जजमेंट्स आती किसी ज़माने में पढ़ते थे, वो बाकायदा पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन फ्रेम करने के बाद। एक मैंने वो देखी जजमेंट, आपको याद होगा, ये प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट वायलेंस 2016 का एक्ट है। इट वाज चैलेंज बिफोर द फेडरल स्टेट कोर्ट कि जी इसकी जितनी लेजिस्लेशन है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अन इस्लामिक है। वो इसमें एक्सेस टू जस्टिस एज फार एज दी वेमेन आर कंसर्न नंबर 1, और इसके अलावा बाकी जो प्रोविजंस थी उनके ऊपर बाकायदा क्वेश्चन एयर बना के वो 4-5 पॉइंट्स लिख के उन्होंने उसके ऊपर अपनी जो है वो डिसीजन दिया। ये एक जजमेंट मैंने देखी है, कराची से जजमेंट्स आती, लेकिन अब जो सेटल्ड लॉ है वो ये कहते हैं कि पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन के ऊपर अगर आपने फाइंडिंग नहीं भी दी, और इफ़ यू हैव डिस्कस्ड, चूँकि जज साहबान की ट्रेनिंग करते हैं और उनको भी सारे केस लॉज देते हैं, या वो भी उनकी अपनी रीडिंग होती है, तो उसमें अब केस लॉ डेवलप हो गया कि अगर आपने अपनी जजमेंट में रीजंस दे दी हैं और एविडेंस को डिस्कस कर लिया, फिर पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन जो है वो डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अब पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन या इशू वाइज फाइंडिंग,
एक जजमेंट में है। अब इशू वाइज फाइंडिंग और पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन, अब एक डेफिनेशन में आपको बता दूं, पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन की डेफिनेशन लॉ क्या करता है। उसमें सिंपल इसका 1 लाइन आंसर है। पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन का क्वेश्चन रेज्ड और आस्क्ड एंड रिप्लाइड बाय द जज। ये पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन जिशान, ये वो क्वेश्चंस हैं वो पार्टी करती है और जज साहब उसको एड्रेस करते हैं वाया जजमेंट। इसके अलावा उनका कोई मकसद नहीं। और सिविल कोर्ट जो है इशू वाइज फाइंडिंग देती है। अब आ जाइए कि जो जजमेंट है ये इसकी फाइंडिंग है कि कोर्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, कोर्ट क्या देखती है और कौन कौन से लॉज जो हैं, स्टैचूट्स हैं, वो रेगुलेट करते हैं कोर्ट की प्रोसीजर को, सूट की इंस्टीट्यूशन को और रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस के हवाले से, सिविल में भी और क्रिमिनल में। इसको हमारा अब आप फिर शुरू करते हैं इसके ऊपर। आप एक एडवोकेट हैं, आपके पास एक क्लाइंट आ गया, उसने कहा जी मेरा सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और एग्रीमेंट है और आप मेरा दावा जो है वो दायर करें और इसमें जो है अब बतौर वकील आपके पास रिसर्च होनी चाहिए। नंबर 1 जो लॉ रेगुलेट करता है जैसे तमाम चीज़ों को, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हो गया, कानूनी शहादत हो गया और ये आपका CPC हो गया। अब ये सारी चीज़ें जो आपका प्रोसीजर रेगुलेट कर रही हैं, ये आपको एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपके पास बिफोर हैंड नॉलेज होनी चाहिए और इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं वो आपके पास नोटेड होनी चाहिए कि इसके ऊपर जजमेंट क्या है और लॉ क्या कहता है। मिसाल के तौर पे जो कानूनी शहादत जो है, इट इज़ कॉल्ड कानूनी शहादत ऑर्डर बेसिकली, ओरिजिनली नाउ इट इज़ कानूनी शहादत 1984। और जहाँ तक मेरी नॉलेज है वो ऑर्डर का लफ्ज़ मैंने जिशान को कहा था इस पे जो आप करें रिसर्च, तो ऑर्डर जो है वो अभी तक नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वो जिशान आपको दे देंगे। तो इसके जो आर्टिकल्स हैं ना जी कानूनी शहादत के, कुछ आर्टिकल्स हैं जो कि आपको बड़ा गौर से पढ़ने की बात है। ज़रूरी नहीं कि हर केस में तमाम की तमाम प्रोविजन जो है वो एप्लीकेबल है, कुछ एप्लीकेबल होती है हर केस में, कुछ एप्लीकेबल होती हैं, कुछ एप्लीकेबल, या जो प्रोपोजिशन आपके पास है उसके ऊपर कुछ जो है वो जजमेंट्स और या कुछ जो लॉ है वो एप्लीकेबल है, वो कैसे होता है इसको आप ऐसे गो थ्रू करते हैं। सबसे पहले तो आप आ जाए कोई भी लॉ, किसी भी लॉ को पढ़ने से पहले सबसे पहले आप ये देखें कि उसका प्रीएम्बल क्या कहता है। कानूनी शहादत है या एविडेंस एक पुराने वाला है, उसका भी प्रीएम्बल देख लीजिए, इसका भी प्रीएम्बल देख लीजिए। ये उस वक्त इसकी लेजिस्लेशन हुई जब इस्लामाइजेशन की तरफ हम लोग जा रहे थे और उसमें जो प्रीएम्बल है इसका वो देख लीजिए। Whereas it is expedient to revise, amend and consolidate the law of evidence so as to bring it in conformity with the injunctions of Islam as laid down in the Holy Quran and Sunnah। यानी इसमें होली कुरान और सुन्ना के मुताबिक जो इंजंक्शंस है उसकी, हमारा शहादत का कानून जो है उसके मुताबिक, चाहे सिविल केस है चाहे फौजदारी केस है, उसके मुताबिक लेजिस्लेचर की इंटेंशन ये थी कि उसके मुताबिक हमने उसको डालना है, इसके मुताबिक हमने इसको, क्योंकि कोई भी लॉ जो है वो स्टैटिक नहीं है, इसकी इंटरप्रिटेशन चलती रहती है। बड़ी सारी इंटरप्रिटेशन इसकी आई है, बड़ी सारी जो आर्टिकल्स हैं इसके इंटरप्रेट हुए हैं, वो बड़ी हैरानी परेशानी होती है कि ऐसी भी इंटरप्रिटेशन हो सकती है। नंबर 1। नंबर 2, एविडेंस बेसिकली है क्या चीज़। इसमें कुछ जो आर्टिकल्स हैं वो आपको आपके टॉपिक के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ। ये निशान इसमें देख लीजिए कि एविडेंस कहते किसको। इसकी आर्टिकल 2 इसका C में है ये all statements which the court permits or requires be made before it by witnesses in relation to matters of fact under inquiry and statements are called oral statement or are documents produced for inspection of the court। such documents are called documentary evidence। यानी एक oral evidence एक document। ये basic जो है ये इसमें आपके कानूनी शहादत में ये चीज़ें हैं। बाकी फैक्ट्स की डेफिनेशन की तरफ जाते हैं, फैक्ट इन इशू की तरफ डेफिनेशन की तरफ भी जाते हैं।
इसके बाद जो इसका आर्टिकल 3 है वो आपका एविडेंस की जो इसकी जो डेफिनेशन है वो आपने देखी भी है, आप देखेंगे भी इसको रोज़मर्रा आप पढ़ें इसको। हु मे टेस्टिफाई, आर्टिकल 3, all persons shall be competent to testify unless the court considers that they are prevented from understanding the questions put to them or from giving rational answers to those questions by tender age, extreme old age, disease, whether body or mind, or any other use of the same kind, provided that a person shall not be competent to testify it has been convicted by a court of law for perjury, or provided further that provisions of first proviso shall not be applicable to a person about whom the court is satisfied that he repented thereafter and amended his ways। अब क्या है कि कोर्ट में शहादत कौन दे सकता है या कौन देगा, किसको देनी चाहिए शहादत? एक टेस्ट है ना जी कि कौन है जो वो कोर्ट में शहादत जो है। अब शायद मैं इस एंगल से देख रहा हूँ कि उधर बैठते थे तो देखते थे कि जो गवाह है ये क्या चीज़ है, ये कहाँ लिखा है कि ये गवाह जो है ये परमिटेड भी है या नहीं है। वो रेलिवेंट प्रोविजन ये रेगुलेट करती है कि हर शख्स गवाही देने का हक रखता है, अनलेस ये 2-3 जो है प्रोविज़न है जो कि जो ओल्ड एज है या वो नहीं समझता, रैशनल आंसर्स नहीं देता जो आपके, तो फिर वो प्रिवेंटेड है, वो उसको शहादत देने की इजाज़त नहीं है। लेकिन अदरवाइज़ जो है हर आदमी जो गवाही दे सकता है, जिसने सुना हो, देखा हो, परसीव किया हो या जिसने किया हो, तो ये सारे के सारे दे आर दी विटनेसेस, ये सारी डेफिनेशन में प्रोवाइडेड हैं। अब आपके टॉपिक की तरफ कि ये चूँकि एकेडमिक भी है और प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ भी है, मैं आपके पास जो है वो 3 सिनेरियोज़ जो है वो आपके सामने रखूँ और उसको लेके फिर आगे चलेंगे कि हमें आपके पास ये 3 किस्म के केसेस आ जाए। और ये 3 ही केसेस हैं जो पूरी की पूरी जो सिविल प्रोसीजर जो है ये सारे के सारे उसके गिर्द घूमते हैं। बेसिकली सूट फॉर डिक्लेरेशन हैं, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है, सूट फॉर इंजंक्शंस हैं या और इसके अलावा जो सूट्स हैं। आज आगे इसमें अगर डॉक्यूमेंट है उसका प्रोसीजर स्पेसिफिक प्रोसीजर है, ऑरल एविडेंस है उसका प्रोसीजर है, किसने साबित करना है, ओनस टू प्रूव किसके ऊपर है। इशू फ्रेमिंग जो है वो CPC में प्रोवाइडेड है, वो कोर्ट का काम है, लेकिन ओनस टू प्रूव आपको पता होना चाहिए कि जो पहला सिनेरियो है वो हम लेके चलते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। इसमें एक स्पेशल प्रोविजन है वो आप जरा नोट कर लीजिए, ये प्रोविजो 3 है इसी का। अब जेन में रखिएगा कि मेरे सामने आपका सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है जी। प्रोवाइडेड फर्दर दैट the court shall determine the competence of a witness in accordance with the qualifications prescribed by the injunctions of Islam as laid down in the Holy Quran and Sunnah for a witness, and where such witness is not forthcoming the court may take the evidence of a witness who may be available। अब इसको यहीं रोक देते हैं इसको। This is function of court. This provision of law authorizes the court कि कॉम्पिटेंस ऑफ विटनेस कोर्ट ने डिटरमिन करनी है। प्रोड्यूस तो आपने कर दी है लेकिन डिटर्मिनेशन उसकी जो है वो कोर्ट ने करनी है। वो कैसे कोर्ट ने करनी है कि कुरान और हदीस की रोशनी में, वो मैं आपको मिसाल देता हूँ कि कुरान और हदीस की रोशनी में गवाहों की स्टैंडर्ड क्या होनी चाहिए। मिसाल देता हूँ, ऑफेंस ऑफ जिना एनफोर्समेंट ऑफ हदूद ऑर्डिनेंस 7/1979, इसमें भी 2006 में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट के ज़रिए इसमें अमेंडमेंट आई थी और उसमें जो है एक तो लेजिस्लेशन ने जो है इसमें एक पुराना सेक्शन 10 होता था जिसमें वो ताज़ीर की सज़ा थी वो ख़त्म कर दी। दूसरा ये था कि 2 किस्म के केसेस जो थे वो उन्होंने इसमें हाईलाइट किए। एक वो जिनमें हद इम्पोज होती, उसमें कुरान के मुताबिक जो है वो यार्डस्टिक क्या है कि 4 गवाह हद इम्पोज करने के लिए भी किसी केस में 4 गवाह जो हैं जिन्होंने अपने आंखों के सामने वाक़या होते देखा है वो ज़रूरी है कोर्ट में लेके आना।
और पांचवा जो है विक्टिम है, अगर हद इम्पोज करनी है। उसके बाद कोर्ट की रिक्वायरमेंट ये है कि कोर्ट तज़किया तशूद की तरफ जाएगी और उसके बाद समनिंग ऑर्डर होगा, या कोर्ट प्रोसीड करेगी या डिसमिस हो जाएगी। दूसरा कॉन्सेप्ट फोर्निकेशन का आ गया, उसमें 4 की बजाय 2 गवाह जो है वो मेंशन कर दिया, 2 गवाह और एक जो है कंप्लेनेंट, और उनकी एविडेंस की लाइट में वो प्रोसीड करता है, केस आगे चलता है। और आप अभी जब आप देखेंगे, आप प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे, अभी आप ये देखेंगे कि जब जो प्राइवेट कंप्लेंट्स हैं, इन केसेस में जो हदूद केसेस थे, किसी ज़माने में ऑफेंस ऑफ ज़िना के केसेस थे, वो अब कंप्लेंट्स जो है वो ना होने के बराबर हैं। क्यों कि अव्वल तो 4 गवाह लाने मुश्किल हैं, और 4 गवाह आ भी जाएँ तो कोर्ट की जिम्मेदारी ये है कि कोर्ट प्रिलिमिनरी एविडेंस रिकॉर्ड करने के बाद अगर तो प्रोसीड करेगी ठीक है, अगर वो प्रोसीड नहीं करती, कंप्लेंट डिसमिस करती है, तो देयर एंड देन क्या है, शोकॉज नोटिस और कंप्लेनेंट को सज़ा है। दैट इज़ द रीज़न कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में आपके पास जो है वो आप नहीं सुनेंगे कि प्राइवेट कंप्लेंट जो कोई शाज़ो नाज़र एक आदि जो है यहाँ पे पेंडिंग होगी, अदरवाइज थ्रू आउट पंजाब जो है या थ्रू आउट पाकिस्तान जो है, ये चूँकि अमेंडमेंट हो गई है, लिहाजा इस वजह से ये कंप्लेंट्स हैं। अब ये 4 गवाह या 2 गवाह हैं, ये कहाँ प्रोवाइडेड है कि जी ज़िना के केस में 4 गवाह, ये इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम हैं। ये हमारे कुरान की रोशनी में कि इतने गवाह होने चाहिए, वो यार्डस्टिक है। और इसी को सामने रखते हुए एक तो प्रीएम्बल आप इसका पढ़ लें, और एक इसकी ये वाली प्रोविजन पढ़ लें कि प्राइम ड्यूटी इज़ द कोर्ट, और कोर्ट डिटरमिन करेगी कि हमारे ये जो गवाह हैं, ये जो कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ है कि इतने गवाह होने चाहिए, उसके ऊपर पूरा उतरते हैं। ये कोर्ट का काम है, नंबर 1। अब आप आ जाएँ सूट फॉर स्पेसिफिक फॉर्मेट्स है, उसको फिर सामने मद्देनज़र रखते हुए, ये इतना आसान है, वो ऐसे लगता है कि इसके लिए बहुत सीनियर आदमी चाहिए, ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है, तो पता नहीं मैं कैसे करूँगा, ये मुझे कोई 10 साल की प्रैक्टिस रिक्वायर्ड। शाह साहब यकीन करें, ये आप पहले दिन जाके किसी भी सीनियर से अच्छा ये केस फाइट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं कि आप नोट कर लीजिए ये प्रोविजंस जो आपने पढ़नी है, जो आपने सामने रखनी है, जो केस लॉज जो मैं आपको रेफ़र करूँगा। आप ये देखें कि जो कानून शहादत में जो आर्टिकल्स हैं जो रेगुलेट कर रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या आपकी ऐसे केसेस में शहादत है, मैं डॉक्यूमेंट्स की शहादत की तरफ आता हूँ ना, इसमें डॉक्यूमेंट्री एक है जो जिसको एग्रीमेंट टू सेल कहते हैं। फ़र्ज़ करें एग्रीमेंट टू सेल की बेसिस के ऊपर आपने सूट फाइल कर दिया, आपने सूट फाइल किया और उधर से स्पेसिफिक डिनाइल है, उसने कहा कि मेरा तो एग्रीमेंट ही नहीं है, तो ओनर्स किस पे है, प्लेंटिफ ने, जो एसर्ट कर रहा है, जो अलेज कर रहा है। अब उसने कैसे साबित करना है, कौन सी प्रोविजन हैं जो रेगुलेट करती हैं? हाँ जी, और गुड यार, वेरी गुड। एक और प्रोविजन है, जहाँ पे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस्ड है, ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल है एज टू वेदर इट इज़ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और सूट फॉर डेकोरेशन, जिसमें कोई डॉक्यूमेंट चैलेंज हुआ है। टोटल 3 प्रोविजंस हैं जो कि आपके पूरी जो आपके केस को रेगुलेट करती है कानून शहादत की जरूरत में। एक आर्टिकल 17 आपने बताया, एक आर्टिकल 79 है, और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो कोर्ट के लिए है। वो क्या है? 129G। ये आपकी वो क्या है, प्रिजम्पशंस। मिसाल के तौर पे 129G, शाह साहब कोई गलती हो मुझे बताया जाना, मैं सॉरी। 129G क्या कहती है? वो ये कहती है, फ़र्ज़ करें एग्रीमेंट टू सेल के 2 गवाह हैं, और 2 गवाह जो हैं 129G, फ़र्ज़ करें 2 गवाह हैं, हाँ, the evidence which could be and is not produced would, if produced, be unfavorable to the person who, ये क्या है, withholds it। ये क्या है, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है? वो ये है कि रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ ये है कि 2
मार्जिनल विटनेसेस हैं एग्रीमेंट टू सेल के, वो होते हैं, वो आपने पेश करने ही करने हैं इफ़ यू वांट टू प्रूव दैट डॉक्यूमेंट। 2 मार्जिनल विटनेस, और 2 मार्जिनल विटनेस अगर आप पेश नहीं करते, एक ही पेश कर देते हैं। आप जब आएंगे फील्ड में आप देखेंगे बड़े साहबान जो वो एक ही पेश कर देते हैं, या वो ज़बानी कह देते हैं दूसरा मर गया जी और ट्रेस ही नहीं होता, एक ही है। तो कोर्ट के लिए बड़ी आसानी हो जाती है। वो सेकेंडरी एविडेंस। सर ये चलाकी कर रहे हैं, इनको नाम जरूर दिया हुआ है, ये उसकी तैयारी करने की बजाय आपसे सवाल यार बात ये है कि मेरा तो नुक्ता नज़र ये है कि फैसिलिटेट करना चाहिए, ठीक है ना। आई विद यू यार, जो मर्ज़ी सवाल करो आप, चूँकि मैं आ गया हूँ, जो मर्ज़ी सवाल करो इस टॉपिक के ऊपर। अच्छा, इसमें 2 गवाह जो हैं, एक जो प्लेंटिफ काउंसिल हैं उनको नहीं पता, वो एक गवाह को जो है वो कहते ही नहीं है पेश करें, वो पेश ही नहीं होता। तो कोर्ट के लिए बड़ा इजी है, कोर्ट कहती है ये जो 2 मार्जिनल विटनेस हैं, ये डॉक्यूमेंट आपने साबित करने हैं, आपने एक गवाह पेश किया, कोर्ट एक सफ़े की जजमेंट लिखेगी, उसमें 129G का हवाला देगी कि एविडेंस जो इसे पेश करनी थी पेश नहीं की, विद होल्ड कर ली। इसका मतलब ये था कि ये इसके काबू में नहीं है, ये इसके ख़िलाफ़ है, ये प्रिजम्पशन है, प्रिजम्पशन का जो चैप्टर है ये उसमें प्रोवाइडेड है। अब आ जाइए आर्टिकल 17। अब 17 और 79 जो उसकी इंटरप्रिटेशन है वो बड़ी मज़ेदार, बड़ी ही इंटरेस्टिंग। इसमें एक तो ये है कि आप कोई भी दावा फाइल करते हैं उसमें प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, और दूसरा एक कॉलम है जो आपके पास जो लॉ प्रोवाइड करता है कि वो डॉक्यूमेंट्स जिनके ऊपर आप रिलाई कर रहे हैं। अब उसकी तरफ नहीं जाते कि जिनके ऊपर आप रिलाई कर रहे हैं जो आपने कोर्ट में पेश कर दिए, लेकिन कोर्ट में जब डॉक्यूमेंट्स चली गई और एविडेंस स्टार्ट हो गई तो 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो उन डॉक्यूमेंट्स की रेलेवेंस, कि ये जो इश्यूज़ फ्रेम्ड हैं उनके साथ, या कोई साबित जिसने कोई चीज़ करनी है उसके साथ रेलेवेंस है। मिसाल के तौर पे सूफा स्पेशल परफॉर्मेंस में उसमें कोई गर्ज नहीं है कि बिजली का बिल लगा दिया, अब उसके लगाने का कोई मकसद नहीं। आप अक्सर देखेंगे कई दावे ऐसे आते हैं जिसमें ऐसी हज़ार चीज़ें लगी होती है, वो उसको दिखाने के लिए कि ये दावा फाइल किया गया है। जो कॉम्पिटेंस है विटनेस की उस हवाले से, और इसकी जो एविडेंशरी वैल्यू है उस हवाले से सेक्शन 17 जो है वो उधर निकालें दिशा। The competence of a person to testify and the number of witnesses required in any case shall be determined in accordance with the injunctions of Islam as laid down in the Holy Quran and Sunnah। यानी कुरान और सुन्नत की रोशनी में वो अगर 2 गवाह रिक्वायर्ड हैं तो 2 ही पेश करने, अगर 4 गवाह हैं तो 4 ही पेश करने हैं। नंबर 1 ये तो इम्पॉर्टेंट है इसमें। Unless otherwise provided in any law relating to the enforcement of hudud or any other special laws in matters pertaining to financial or future obligations। आपका जो एग्रीमेंट टू सेल है इसमें फ्यूचर ऑब्लिगेशन भी है और इसमें रुपये पैसे का भी जिक्र है। इफ़ रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग द इंस्ट्रूमेंट शैल बी अटेस्टेड बाय 2 men और 1 man and 2 women so that one may remind the other if necessary and evidence shall be led accordingly। और बाकी इसके अलावा जो मामलात हैं जिसमें कुरान और सुन्नत की रोशनी में ऐसी चीज़ें नहीं हैं, ज़हन में ये रखिए कि एग्रीमेंट टू सेल जो है ये एक तो फ्यूचर ऑब्लिगेशन जो है उसको रिफ्लेक्ट करता है, और फाइनेंशियल जो है आपकी जो ट्रांजैक्शन हुई है ये उसको भी रिफ्लेक्ट करती है, क्योंकि आपने साबित करना है। इसकी रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ ये है कि इसके 2 गवाह जो हैं वो ज़रूरी हैं, या अगर ख़वातीन के हवाले से वो मैंने आपको बताया, लेकिन 2 गवाह जो हैं वो मस्ट। वो क्यों ज़रूरी हैं वो आर्टिकल 79 में बताया। ये 79 में क्यों प्रोवाइडेड है? इस वजह से प्रोवाइडेड है कि एक है आपने कंटेंट्स जो है उसके साबित करने हैं, और एक है आपने एग्जीक्यूशन साबित करना है। क्यों? ओनस टू प्रूव आपके ऊपर है, और चूँकि इशू फ्रेम हुआ है इसके ऊपर ओनस आपके ऊपर है, आपने एविडेंस देनी है और आपके नॉलेज में होना चाहिए कि 79 में एग्जीक्यूशन साबित करने के लिए मुझे क्या करना है।
उसमें ये है if a document is required by law to be attested, it shall not be used as evidence unless two attesting witnesses at least have been called for the purpose of proving the execution. If there be two attesting witnesses alive and subject to the process of the court and capable of giving evidence. अब ये जो दो गवाह हैं इसमें उन्होंने लिख दिया है कि इसकी ये रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ, अगर दो गवाह नहीं होंगे तो ये एडमिसिबल पीस ऑफ एविडेंस नहीं। अब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। जो स्क्राइब आ गया, इसका जो लिखने वाला है वो भी तो गवाह है, क्या उसका भी स्टेटस जो है वो मार्जिनल विटनेस वाला है? जी एक एक्सेप्शन है इसमें, एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि जो स्क्राइब है उस वाले से एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, वो ये कहते हैं कि स्क्राइब अगरचे इक्वेट नहीं करता मार्जिनल विटनेस से, बट देयर इज़ वन एक्सेप्शन कि अगर वो गवाह है पैसे के लेन देन का, ये ट्रांजैक्शन उसके सामने हुई है और पैसे के लेन देन का, उसमें सिर्फ पैसे के लेन देन का जिक्र है, ट्रांजैक्शन ऑफ मनी का जिक्र है, अगर उसको पेश कर दिया, उसमें रीजंस आ गई कि ये पैसे के लेन देन का गवाह है, तो फिर उसको जो है कोर्ट मार्जिनल विटनेस ट्रीट करेगी। अब इसके ऊपर जो है वो मैं आपको जजमेंट भी दे देता हूँ और मुख्तलिफ केस लॉज भी हैं, मुख्तलिफ जो है इसमें प्रोपोजिशन भी हैं कि प्राइमरी एविडेंस आ जाएगी, सेकेंडरी एविडेंस आ जाएगी, उसके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। तो ये डॉक्यूमेंट की एडमिसिबिलिटी के हवाले से एक मैं आपको जजमेंट में लिखवा देता हूँ, आप ज़रूर पढ़िएगा उसका। उसमें एविडेंस की वैल्यू ऑफ ए डॉक्यूमेंट जो है वो आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच जो है उसको इन्हांस करने के लिए कि जो एविडेंस की वैल्यू है किसी भी डॉक्यूमेंट की, या एडमिसिबिलिटी है, उसको आपने कैसे और किस तरीके से जो है वो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने उसको इंटरप्रेट किया, वो मैं आपको जजमेंट देता हूँ। वो मैं आपको देता हूँ जजमेंट। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ये याद रखिए, वो अच्छा वो जो जजमेंट लिखने 2011 PLT सुप्रीम कोर्ट पेज 715 ये वो जजमेंट है जिसमें रेलेवेंसी, एडमिसिबिलिटी कि डॉक्यूमेंट किस वक्त रेलेवेंट होता है, किस वक्त एडमिसिबल होता है, और इसके अलावा मोड ऑफ प्रूफ जो है वो क्या होना चाहिए। ये जो जजमेंट है ये स्पेसिफिकली इसके ऊपर है। अच्छा, एक और चीज़ याद रखिए, as far as adjudication of a civil case or a criminal case is concerned, considerations in both the cases are different. फौजदारी केस में कोर्ट्स क्या देखती हैं कि prosecution has to prove the guilt against accused beyond reasonable doubt, ये स्पेसिफिक एक वन लाइनर। अब सिविल केस आपका वो तो प्रोसिक्यूशन नहीं है, वो तो प्लेंटिफ है और वो डिफेंडर, फिर कोर्ट ने क्या देखना है, उसकी जजमेंट किस बेस पे होगी, वो क्या असेसमेंट करेगी, क्या करना चाहिए उसको, क्या कॉन्सेप्ट है। एक आपकी CPC में सिर्फ एक प्रोविजन ऑफ लॉ है जिसमें प्रीपोंडरेंस का लफ्ज़ लिखा हुआ है, प्रीपोंडरेंस ऑफ एविडेंस। एक जजमेंट है जी 2020 CLC पेज 900, मैटर इन सिविल सूट्स और दिस इज नॉर्मली डिसाइडेड ऑन प्रीपोंडरेंस ऑफ द एविडेंस एंड विद लॉजिकल प्रोबेबिलिटीज which parameters are somewhat different to that of proceedings or recording of evidence in criminal prosecution case which requires proving of the case till utmost certainty। अब preponderance of evidence जो है वो क्या है, कोई कभी गौर किया इसके ऊपर कि यार ये जो कॉन्सेप्ट है वो सिविल कोर्ट एक जजमेंट देने जा रही है, इसने क्या देखना है, जजमेंट प्लेंटिफ की भी आ गई और डिफेंडेंट की भी आ गई। अब प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी और प्रीपोंडरेंस ऑफ एविडेंस का कॉन्सेप्ट ये क्या है, वो ये है कि दोनों साइड की एविडेंस को उसकी वेटेज है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कानूनी शहादत,
वो उसकी वेटेज है। जिसकी तरफ वेट ज़्यादा होगा सिविल कोर्ट बाउंड है फेवरेबल डिसीजन उसको देने के। ये दीज आर दी कॉन्सेप्ट्स और ये वो कॉन्सेप्ट हैं, हम इसके ऊपर नहीं गौर करते। तो मेरा नुक्ता नज़र भी यही था कि आप इस वक्त जितने सामान बैठे हैं, कितने हैं जी? 70-80 अगर हैं तो आपसे जो सीनियर हैं आपसे पूछें, बजाय आप उनसे पूछें, वो आपसे पूछें कि यार ये मेरे पास ये केस आया, मुझे क्या करना चाहिए। ये आपको ये कॉन्सेप्ट जो है आपके क्लियर होने चाहिए। ये प्रीपोंडेंस ऑफ एविडेंस क्या है, ये एविडेंस क्या है, ये रेलिवेंसी क्या है, एडमिसिबिलिटी क्या है, ये सारी की सारी जो केस लॉ इंपॉर्टेंट कौन से हैं इसमें। एक कॉन्सेप्ट है वो भी आपके टॉपिक में ही शामिल है, ओनस टू प्रूफ। अब मद्देनजर यही रख रहे हैं कि आपका सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है और ओनस टू प्रूफ। इस हवाले से लॉ क्या कहता है, रेलेवेंट केस लॉ क्या कहता है, हमें क्या चीज़ें देखनी चाहिए, कोर्ट में हमने कैसे केस प्रेजेंट करना है और कोर्ट क्या करेंगे। आपने सूट फाइल कर दिया, उसने डिनाई कर दिया डिफेंडेंट ने। इफ़ देयर इज स्पेसिफिक डिनाइल देन ओनस इज ऑन दी प्लेंटिफ। उसने उसकी एग्जीक्यूशन भी प्रूव करनी है, उसकी जो ट्रांजैक्शन सारी की सारी है वो भी साबित करनी है, 2 गवाह भी पेश करने हैं, बाकी सारी चीज़ जो है वो भी उससे साबित करनी है बाई प्रोड्यूसिंग दी होल एविडेंस। जिम्मेदारी मुद्दई के ऊपर है। अब बहुत सारे केसेस ऐसे आ जाते हैं जिसमें आपको एक वो जो सेकंड सिनेरियो है हमारा, उसमें एक खातून थी, उस खातून ने अपने सगे बेटे के ख़िलाफ़ सूट फाइल कर दिया, सूट फॉर डिक्लेरेशन। उसने कहा मैं पेंशनर हूँ, मेरा हस्बैंड फौत हो गया था, मैं बेवा हूँ, और ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ साइनिंग सम डॉक्यूमेंट्स मेरा बेटा मुझे ले गया और इसकी आड़ में मेरे से कागजात पे दस्तखत करवा लिए, और जो डॉक्यूमेंट्स दस्तखत करवाए वो दोज वर कन्वर्टेड इनटू सम एग्रीमेंट, दैट में बी एन एग्रीमेंट टू सेल और दैट में बी एन गिफ्ट डीड और कोई भी डॉक्यूमेंट है। ऐसे केसेस में उन्होंने ये कहा चाहे डिनाइल है, अगर प्लेंटिफ ने फ्रॉड अलेज कर दिया और उसने स्पेसिफिक प्ली ले ली, उसने कहा कि ये तो इन्होंने मेरे नाम पे ट्रांसफ़र कर दी थी, उसका रिटन स्टेटमेंट था, उसने कहा ये तो खातून झूठ बोलती है मेरी वालदा, ये तो मैंने इसे परचेज़ कर ली थी, ये मेरा एग्रीमेंट है। इन हालात में ओनस टू प्रूव जो है वो शिफ्ट हो जाता है डिफेंडेंट के ऊपर। ठीक है जी। इसमें एक जजमेंट नोट कर लीजिए 2002 SCMR 1089 ये तो वो है जिसमें मुद्दई ने साबित करना है, अगर स्पेसिफिक डिनाइल है तो मुद्दई ने साबित करना है कि ये सारी ट्रांजैक्शन हुई थी और बाकी चीज़ें। ऐसे केसेस जिसमें जो डिनाई करता है डॉक्यूमेंट और कहता है ये, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये मैंने ख़रीद ली थी अपनी वालदा से, उन हालात में चूँकि वो बेनिफिशरी है और बेनिफिशरी ने साबित करना है, सारी ओनस उसके ऊपर है कि उसने साबित करना है, खातून के ऊपर नहीं है। खातून ने तो कह दिया, वो पर्दानशी लेडी भी है, लॉ उसको फेवर करता है, लिमिटेशन भी उसके पास है और फ्रॉड भी लैच कर रही है। ये कहता है स्पेसिफिक लीव है कि ये एग्रीमेंट मेरे पास है और मैंने इसको पैसे दिए थे। अब उन हालात में उन्होंने कहा कि इसने साबित करना है बेनिफिशरी ने। इसके ऊपर जजमेंट नोट कर लीजिए, PLD 2012 लाहौर पेज 125 और YLR 2004 239। अच्छा, अब इसमें और भी आगे इन एडिशन टू दैट है कि सिंपल उसको इतना ही नहीं साबित करना कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये किसने साइन किया है, मेरी वालदा ने। इसने पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन जिसमें पैसे का लेन देन है वो भी मस्ट है उसका साबित करना। अगर वो ये साबित नहीं करेगा तो कोर्ट को फिर बड़ी आसानी है ऐसी जो है वो दावे जो है वो खारिज कर देने में। उसके ऊपर जजमेंट है 2007 SCMR 1884। अच्छा, फिर इसके ऊपर एक और जजमेंट है
ये आपके काम आएगी। उन्होंने ये कहा कि सिंपल किसी भी डॉक्यूमेंट को अटेस्ट कर देना जो है, इसका मतलब ये नहीं कि डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स भी साबित हो गए और एग्जीक्यूशन भी साबित हो गए। इसके ऊपर एक जजमेंट है 2005 PLD सुप्रीम कोर्ट पेज 658, यानी mere signing or putting thumb impression would not amount to execution in terms of 78 article. A document which is not proved is inadmissible in evidence. यानी अगर साबित ही नहीं हुई तो फिर इसका मतलब ये है कि वो डॉक्यूमेंट inadmissible piece of evidence. अगर inadmissible piece of evidence है then it is gone, case is gone. बाज़ ये आप अक्सर देखते हैं, आपको अभी मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा इंस्टांस हुआ होगा, लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ या प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से शाह साहब हमारे बहुत सारे केस में हम भी करते थे। प्रोसीडिंग ख़त्म हुई, शहादत ख़त्म हुई, उसने कहा जी बाकी और शहादत देनी है आपने, तो आमिर साहब कहते हैं जी हाँ जी बस एक्सेप्ट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में अपनी एविडेंस क्लोज करते हैं। उसके लिए डेट रख लेते हैं, फिर आमिर साहब अपनी स्टेटमेंट लिखवाते हैं विदाउट ओथ। वो कहते हैं जी मैं सेल डीड की कॉपी एग्रीमेंट भी है फलानी एग्रीमेंट ये मैं पेश करके शहादत जो है वो ख़त्म कर दूँ। लेकिन इस प्रैक्टिस को सुप्रीम कोर्ट ने सख्त मना किया। उन्होंने कहा नहीं, ये जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ये जो सर्टिफाइड कॉपीज़ हैं, एक तो इनकी हैसियत वो नहीं है जो प्राइमरी एविडेंस की है। इसमें क्या है, ये सिर्फ उसी में पेश किए जा सकते हैं जब ओरिजिनल आपकी दस्तरस में नहीं है। उसमें क्या है, लेकिन पेश कौन करेगा, पेश पार्टी करेगा और ऑन ओथ स्टेटमेंट होगी। क्यों कि उन एविडेंस के उस जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है उसको जो टेस्ट है क्रॉस एग्जामिनेशन का उसके ऊपर भी पूरा होगा। ठीक है जी। तो अगर वकील साहब अपनी स्टेटमेंट में दे देंगे तो वो जो है वो कहते हैं जी इनएडमिसिबल पीस ऑफ एविडेंस है, वो जो है वो आप नहीं दे सकते। अच्छा, बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं कि बेटा बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं वो कहते हैं जी एक गवाह तो मर गया जी, ये जो मार्टल विटनेस है ये तो मैं पेश नहीं करी, मर गया जी। अब एक गवाह मर गया अगर, तो फिर उसको क्या करना चाहिए? आपने पीछे से जवाब दिया था, तो एक मार्टल विटनेस नहीं पेश कर रहे थे, आपकी प्रोपोजिशन अगर है तो पूछ लें सवाल। एक गवाह कहते हैं गवाह ही मर गया है, सेकेंडरी एविडेंस की सेकेंडरी एविडेंस के ज़रिए जो है उसको आपने साबित करना है। वो क्या, लेकिन सेकेंडरी एविडेंस में क्या होगा, मिसाल के तौर पे अगर सिग्नेचर्स हैं वो वेरीफाई होगा कि हाँ मेरे सामने ही इसने सिग्नेचर, वो ये तो नहीं कह सकता कि मेरे सामने ट्रांजैक्शन हुई। वो तो सिंपल वो जो अटेस्टेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट इज़ कंसर्न वो आइडेंटिफाई करता है उसके दस्तखतों को और वो कोर्ट में आके अपनी स्टेटमेंट जो है वो दे सकता है। तो से बतौर सेकेंडरी इसमें सेकेंडरी एविडेंस के जो है आर्टिकल्स जो इसके पूरे का पूरा कितनी इसकी सब आर्टिकल्स हैं वो आप पढ़ें तो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक दो ही होते हैं जो आपके काम आते हैं सिर्फ। देख सर नहीं, वो आइडेंटिफाई करेगा सिग्नेचर्स। वो क्यों कहेगा कि मैं रिपीट कर देता हूँ आपको, जो सेकेंडरी एविडेंस का जो कॉन्सेप्ट है ये आप बेशक नोट कर लीजिए इसके ऊपर कि जो रेलेवेंट आर्टिकल्स हैं जिसमें प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस निकालेंगे निशान। अगर टाइम कम रह जाए मुझे बताते जाना आपके साथ है ना क्लास या बोर अगर हो जाए फिर भी आपने बता देना शाह साहब।
whose presence the document was signed would be कोई relevant factors? मैं आपको बताता हूँ ना, ये रेलिवेंट जो प्रोविजन में लॉ है, ये आप क्या क्या साबित कर सकते हैं, सेकेंडरी एविडेंस में क्या क्या पेश कर सकते हैं। क्योंकि हमारे तो ये होता नहीं कि गवाह फौत हो गया, वो वकील साहब बताते भी नहीं है कि गवाह फौत हो गया, वो कहते हैं जी एक गवाह था जी, दूसरा फौत हो गया, जज साहब ज़ेर-ए-लम मुस्कुराते हैं। A great question was being in the mind of Mr. Nishan Ahmed. He was about to put that question. जिशान को इसको ज़रा काबू में रखें। अच्छा जी, पढ़ निकालें जी, मैं जी आपकी किताब भी निकाल रहा हूँ। मेरा नहीं ख्याल था कि ये आपके जो एक तो आपने जो जितने था ना, ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, ये पूरी आपकी कानूनी शहादत को कवर कर रहे हैं, पूरी की पूरी कानूनी शहादत को। ये मुझे मेरी वाली कानूनी शहादत निकाल लें, जो किताब है बेरक, ये छोटी वाली मैं छोटी वाली अपनी नीचे तो नहीं गिरी थी, नहीं छोटी है किताब की, कलम रखी है। हाँ जी, कौन सी है जी अपना आपकी, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को रिलेट करते हैं टॉपिक्स, वो 72 है, और प्राइमरी एविडेंस जो है 73 है, और सेकेंडरी एविडेंस जो 74 है। इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो इसी में ही उन्होंने दे दी हैं कि वो आपने बतौर सेकेंडरी एविडेंस क्या पेश करना है। सर्टिफाइड कॉपीज गिवन अंडर द प्रोविजंस ऑफ हेयर आफ्टर कंटेंट, कॉपीज मेड फ्रॉम ओरिजिनल बाय मैकेनिकल प्रोसेस, कॉपीज मेड फ्रॉम कंपेयर्ड विद ओरिजिनल, काउंटर पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पार्टीज, ऑरल अकाउंट ऑफ द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ। अच्छा, इसमें जो प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी प्रूव बाय प्राइमरी एविडेंस एक्सेप्ट इन केस हियर एंड आफ्टर मेंशन। और इसमें प्राइमरी डॉक्यूमेंट के एविडेंस क्या है कि मीन्स डॉक्यूमेंट्स इटसेल्फ प्रोड्यूस्ड फॉर एविडेंस, दैट इज़ कॉल्ड दी प्राइमरी एविडेंस। अब इसमें जो प्राइमरी एविडेंस है, ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, उसको साबित करने के लिए 3-4 चीज़ें 17, 79, 129 जी, और उसके अलावा जजमेंट्स। इसके अलावा चौथी चीज़ नहीं है जी। अब इसमें एक तो जजमेंट मैंने आपको लिखवाई वो वाली। अच्छा, फिर एक और जो जजमेंट है, ये 2016 YLR पेज 420। अच्छा, ये जो है, ये आपका जो क्वेश्चन था ना, एक गवाह जो है वो फौत हो गया, तो उसमें फिर जो है वो क्या करना चाहिए। In the present case, a mortal witness was reported to have died. Mode of proving in such like cases was to lead secondary evidence like क्या comparison of signatures and thumb impressions with their admitted thumb impressions and signatures on other documents. Objectors were required to prove signatures of dead witness through identification of the signatures from anyone of their relatives like son, brother, etc. Where signature attesting witnesses had not been properly identified, document in dispute had been attested by oath commissioner who had not been produced as a witness, transaction in question being compulsorily registrable had not been registered, High Court setting aside order of both the courts to go। यानी सेकेंडरी एविडेंस के ये जो चार्जशीट थी, इसके ऊपर भी जो केस वो नहीं आता था, उन्होंने जिसको सेटिसाइड कर दिया। एक जजमेंट थी 2016 420 जी। Statement of the secondary person, so isn't it better कि we send document for forensic ताकि उनकी से word of mouth पे ना हो, क्योंकि sometimes they can be on the other side। इसमें जो लॉ में है कानूनी शहादत में कंपैरिजन ऑफ सिग्नेचर्स का स्पेसिफिक प्रोविजन इस पर लिखी है। अब ये जो आपने जिक्र किया ना फोरेंसिक एविडेंस, अभी तक इस हवाले से जो है वो फोरेंसिक एनालिसिस के लिए पाकिस्तान में अभी तक मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि निशान अगर बन गया तो मुझे बता दें, लेकिन अभी तक नहीं है। हाँ,
अब ये क्या है, अगर एक गवाह फौत हो गया फिर रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ क्या, लॉ क्या कहता है, लॉ क्या कहता है, लॉ ये कहता है कि अगर एक गवाह फौत हो गया, अगर आपके नॉलेज में आ गया और आपने डॉक्यूमेंट भी साबित करना है, तो फिर उसके लिए कंपैरिजन ऑफ फर्ज करें आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिग्नेचर्स है या कंपैरिजन ऑफ सिग्नेचर, उसके लिए बाकायदा है कि रिटर्न एप्लीकेशन जो है दैट इज़ अ मस्ट। सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए सिर्फ ज़ुबानी रिक्वेस्ट करना काफ़ी नहीं है, एविडेंस पेश करने के लिए एप्लीकेशन इज़ अ मस्ट। अगर एप्लीकेशन नहीं दी तो फिर जो है वो काम ख़राब है। और एक और कुछ मामला थे, एक और सिनेरियो था, उसमें एग्रीमेंट टू सेल दिया सगे बेटे को, और सगे बेटे ने आगे अपने बेटे को कोई ट्रांजैक्शन कर दी उसके साथ, उसने किसी और को ट्रांसफ़र कर दी। अब ऐसे मामला में जिसमें कोई नियर रिलेशनशिप है, नज़दीकी रिश्तेदारी है, तो फिर उसमें ये है कि अगर एग्रीमेंट टू सेल भी है, ये भी एक सिनेरियो है कि अगर एग्रीमेंट टू सेल भी है तो फिर उसमें अगरचे स्पेसिफिक आपको अलाउ किए उसने कि जायदाद बेच दे, फिर भी प्रिंसिपल से इजाज़त लेनी चाहिए। और अगर आप ये साबित कर दिए कि जी फ़र्ज़ करें आपकी प्रॉपोजिशन आपकी ये है कि उससे साबित करना है, तो आप खामोशी से उसको देखें, अगर साबित नहीं करता तो फिर ये जजमेंट है कि जी इसने साबित करना था। वो क्या जजमेंट है जी, 2004 CLC 1747, और सुप्रीम कोर्ट भी एक लिख लें 1997 SCMR और पेज 1811। इसी तरीके से जो बहुत सारी ऐसे मामला आपके पास आएंगे, ऐसे एक और सिनेरियो है कि बहुत सारे केसेस में पर्दानशी लेडीज़ हैं, इलिटरेट जो है वो ख़वातीन हैं, पर्दानशी लेडीज़ हैं, वो घर से बाहर उनको नहीं पता, अवेयरनेस नहीं है। उसमें फिर ये है कि अगर जो बेनिफिशरी है, अगर उसकी तरफ से साबित करना है उसने, तो उसने ये भी साबित करना कि ये जो ट्रांजैक्शन हुई है ये जेन्युइन है, जो रुपये पैसे का लेन देन हुआ है ये भी जेन्युइन है, और ये बाकी ट्रांजैक्शन हुई है और पैसे उसने रिसीव किए और कहाँ से उसने पैसे अरेंज किए और कैसे उसको जो है डिलीवर किए, ये सारी चीज़ें उसको साबित करना ज़रूरी है। इसमें ये जजमेंट है PLD 2005 YLR 2761 और 2004 SCMR 618। Uh, 2005 YLR पेज 2761 और 2004 SCMR पेज 618। अब इसमें एक आधी और इसमें आपको मिसाल दे के ना, मैं इसको कम अज़ कम क्लोज़ करता हूँ एग्रीमेंट टू सेल के हवाले से। या सिर्फ 2 जजमेंट्स आपको मैं देता हूँ। अच्छा, एक जो जजमेंट जो आप बता रहे थे ना जी कि जो स्क्राइब है ही कैन नॉट इक्वेट विद द मार्शल विटनेस, इसके ऊपर एक जजमेंट है 2015 PLD सुप्रीम कोर्ट पेज 187। ठीक है जी, ये तो इसकी कोई जजमेंट थी जी। एक और एक ऐसे केस था प्रियम्पशन का कि कोर्ट कौन कौन के ऐसे मामला हैं जिनके ऊपर जुडिशल नोटिस ले सकती है। इसमें जो आपकी पूरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है उसको कवर करते हुए इसका एक आर्टिकल, स्पेसिफिक आर्टिकल आप नोट कर लीजिए। आर्टिकल वो क्या है जी, 1114 है, क्या है 112 है, निकालें ना 112। एक तो इसमें ऑफ प्रूफ के हवाले से, अच्छा ये याद रखिए, आप कानून शहादत को आप देख लीजिए, इसमें टोटल जो है वो आप देखेंगे कि इसमें टोटल जो आर्टिकल्स हैं वो 165 है और सिर्फ 3 पार्ट्स हैं, सिर्फ 3 पार्ट्स, और चैप्टर्स 13 है और हर चैप्टर की अपना इंडिपेंडेंट उसका जो है वो टाइटल है और इंडिपेंडेंट उसका स्कोप। मसलन
हु में टेस्टिफाई का एक आ गया, रेलिवेंसी ऑफ डॉक्यूमेंट आ गया, इस तरह हु में टेस्टिफाई आ गया, हर का एक एक अलग-अलग चैप्टर है और उसमें कुछ आर्टिकल्स हैं। अब मिसाल के तौर पे ये जुडिशल नोटिस के हवाले से टोटल जो हैं 112, 13 और 11 ये 3 प्रोविजंस हैं रेलिवेंट कि कोर्ट जुडिशल नोटिस कब ले सकती है। वो बहुत सारे ऐसे मामला हैं जिसमें आप कोई डॉक्यूमेंट मिस हो। एक मिसाल देता हूँ कि कोर्ट ने जो जुडिशल नोटिस किन डॉक्यूमेंट्स के लेना, मिसाल के तौर पे ये सारे जो मैंने आपको केस लॉज दिए हैं, ये कौन से हैं? ये केस लॉज जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, इसको डिस्प्यूट ही कोई नहीं है इनका तो कोई डिस्प्यूट नहीं है। ऐसे तमाम डॉक्यूमेंट्स, ऐसी तमाम प्रेसिडेंट्स, ऐसे तमाम केस लॉज कोर्ट उनका जुडिशल नोटिस ले सकती है। इसमें ऑल पाकिस्तान लॉज जितने भी स्टैट्यूट्स हैं उनका जुडिशल नोटिस ले सकती है, उनको कोई इनकार नहीं कर सकती। ये वो चीज़ें हैं जिनका कोई क्वेश्चन ही नहीं है, कोई डिस्प्यूट नहीं है, उन तमाम चीज़ों का जुडिशल नोटिस ले सकती है। इसको एक जजमेंट है उसमें इंटरप्रेट किया है, ये PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट पेज 749। इसमें शहादत एक चली और कॉपीज़ ऑफ द एक्नॉलेजमेंट रिसीट अक्स शजरा और किश्तवाड़ रजिस्टर्ड पोस्ट रिसीट म्यूटेशन ऑन जमाबंदी जो थी वो प्रोड्यूस भी की और एग्जिबिट भी होगी, बट विदाउट हिम टेस्टिफाइंग, क्योंकि ज़रूरी था कि पार्टी की अंडर ओथ ये डॉक्यूमेंट्स ही वो टेंडर होती। अब ओथ नहीं लिया, वकील साहब ने अपनी उसमें पेश कर दी, अब इसकी एविडेंस की वैल्यू भी आई, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया कि ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि एडमिटेड डॉक्यूमेंट्स हैं और ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि रेवेन्यू ऑफिसर्स ने इनको प्रिपेयर किया है मोस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। तो ये डॉक्यूमेंट इनका कोई डिस्प्यूट नहीं है। इनका जुडिशल नोटिस लेते हुए कोर्ट ने अगर इनको मान लिया है तो दैन इट इज़ ऑल राइट। ये 2008 PLD सुप्रीम कोर्ट पेज 749 है इसका। अच्छा, एक और इसी हवाले से एग्रीमेंट टू सेल का सिनेरियो हमने पूरा डिस्कस किया, डॉक्यूमेंट्स पूरी डिस्कस की है कि गवाह कितने चाहिए, कैसे एविडेंस की वैल्यू देखनी है, असेसमेंट कैसे करनी है, कॉम्पिटेंस कैसे करनी है। अब सूट फॉर स्पेशल परफॉर्मेंस आपके अगर पास है, आपके नॉलेज में होना चाहिए कि इसको कामयाब करने के लिए मुझे क्या क्या चीज़ें देखनी है। उसके ऊपर सिर्फ 5 या 6 पॉइंट्स, इससे बढ़ के नहीं है, कोई इससे ज़्यादा नहीं है। मिसाल के तौर पे सबसे पहले तो जब आप फैक्ट्स ले रहे हैं, जब आप चीज़ें ले रहे हैं, जब आप फ़र्ज़ करें डिफेंडेंट की तरफ से, तो आपके नॉलेज में होना चाहिए कि पहली चीज़ देखने वाली क्या है कि पहला ये है कि डॉक्यूमेंट्स में या दावे में एक ऐसी चीज़ है जिससे पता चले कि ये जो प्लेंटिफ है ही वाज विलिंग टू परफॉर्म व्हाट, जो एग्रीमेंट था कि मैंने ये चीज़ें करनी थी, क्या ये विलिंग है, एविडेंस ऐसी है, लीडिंग्स में इस चीज़ का जिक्र है, ये स्पेसिफिकली इसको जिक्र होना चाहिए। 2011 SCMR, मैं कोई बात अपनी तरफ से नहीं करूँगा, ये 2011 SCMR ये रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ है, केस लॉज है, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज है। 2011 SCMR पेज 1108 नंबर 1। दूसरी रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ ये है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में, प्रोपोजिशन ये है। अच्छा, दूसरी ये है कि फॉर कट ऑफ डेट नोटिस इज़ अ मस्ट, कि अगर आपने नोटिस नहीं दिया प्लेंटिफ ने तो फिर जो है वो उसका दावा ही जो है, आप ये समझे कि 5 साल चले, 4 साल चले, 6 साल चले, फारिग है। वो क्या है 2019 CLC 1866। तीसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अभी आपको पता होगा जजमेंट आई है, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आता है और वो कोर्ट ऑर्डर करती है कि रिमेनिंग कंसिडरेशन प्राइस जो है वो जमा कराए। इसमें अब 1-2 और भी उसको थोड़ा सा डिविएट करके उन्होंने असेसमेंट का भी जिक्र कर दिया बाकी, लेकिन रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ ये है कि पैसे जमा होने हैं। कितने होने हैं चलो ये तो छोड़ दें, लेकिन पैसे जमा होने हैं। तो अगर तो उसने पैसे जमा नहीं करवाए तो फिर उसका जो क्लेम जो है वो भी वो फारिग है जी। 2021 SCMR पेज 686। और एक चीज़ और याद रखिए कि जो सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट्स हैं ये लॉ में ही प्रोवाइड कर दिया। उन्होंने कहा ये तो डिस्क्रिशनरी रिलीफ,
अब ये कोर्ट के ऊपर है कि कोर्ट इसको डिग्री करेगी नहीं। अगर ये कोर्ट समझती है कि इसको डिग्री होना चाहिए, LLM साहब, कि कोर्ट इसको अगर डिग्री समझती है कि इसको डिग्री होना चाहिए, तो फिर भी अगर डिग्री नहीं करेगी तो फिर क्या कोर्ट को ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इसके ऊपर एक जजमेंट जो है वो मैं आपको नोट करवा दूँ। ये सारे कॉन्सेप्ट इसमें प्रोवाइडेड हैं। 2023 SCMR पेज 555 और एक जो आता है कि फ़र्ज करें आपके एग्रीमेंट टू सेल में मेंशन है कि टारगेट डेट से पहले इसने पैसे नहीं दिए तो इसके पैसे ज़रूरत होगी सारे के सारे, मैंने ज़रूरत कर। इस हवाले से लॉ क्या कहता है कि कोर्ट की डिसीजन क्या है। बाज़ तो होता है ना, कोर्ट कह देती है ये हालातों वाक़यात ऐसे हैं कि ये जो है ये पैसे इसको वापस नहीं मिले, तो वकील साहब नाराज़ हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, यार ये क्या हो गया। तो क्लाइंट उसको कहता है तो चंगे वकील। आपको ये पता होना चाहिए कि कोर्ट किन हालात में कैसा ऑर्डर पास कर सकती है। 100% जो है वो फोरफिट कर सकती है, 50% कर सकती है, 25% कर सकती है, नहीं कर सकती। इसके ऊपर एक जजमेंट है 2011 CLC पेज 4, ये कराची की जजमेंट है जी। तो ये जितनी मैंने आपको जजमेंट लिखवाई या जो चीज़ें लिखवाई, ये सारी की सारी वो हैं जो कवर करती हैं आपकी सिविल प्रोसीजर के हवाले से। अगर कोई आपने सूट फाइल करी है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की एडमिसिबिलिटी के हवाले से, रेलेवेंस के हवाले से, ये सारी चीज़ें वो कवर करती हैं। अब एक स्टेप और आगे चलते हैं, ये एविडेंस थ्रू वीडियो रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस थ्रू वीडियो रिकॉर्डिंग। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये कहाँ से आया और ये है क्या चीज़। इसमें आर्टिकल निकालने की 100 क्या है, 164 की तरफ आ जाए। ये सिर्फ आर्टिकल अगर आप गौर करें, इसमें एक चीज़, इसमें एडमिसिबिलिटी नहीं है। इसमें ये नहीं है कि उसकी एविडेंशली वैल्यू क्या है। ये क्यों नहीं लिखा, इस वजह से नहीं लिखा कि ये कोर्ट ने डिटरमिन करनी। एविडेंस तो रिकॉर्ड होगी लेकिन डिटर्मिनेशन ऑफ एडमिसिबिलिटी जो है वो, या रेलेवेंस जो है वो कोर्ट ने डिसाइड किया। ये सिंपल प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस है। वो क्या है, इन सच केसेस एज द कोर्ट में कंसिडर अप्रोप्रिएट, द कोर्ट में अलाउड टू बी प्रोड्यूस एनी एविडेंस that may have become available because of modern devices or techniques, or provided that conviction on the basis of modern devices or techniques may be lawful। अब इसमें आ गया कि मॉडर्न डिवाइसेस या टेक्निक्स के बेसिस के ऊपर अगर आपके पास एविडेंस है उसकी बेसिस पे कन्विक्शन हो सकती है। और दूसरा ये दो लफ्ज़ इसमें डाल दिए उन्होंने, कहा मॉडर्न टेक्निक और मॉडर्न डिवाइसेस। अब ये क्या चीज़ है, ये कहाँ से कॉन्सेप्ट हमें मिलेगा। कोई साहब कभी किसी ने पढ़ा हो ये मॉडर्न डिवाइसेस और टेक्निक, कोई क्वेश्चन हो जाता है कोर्ट की तरफ, यार ये मॉडर्न डिवाइसेस क्या है। या आप पूछ लें किसी से, सीनियर सिविल जज साहब, यार ये मॉडर्न डिवाइसेस क्या, हमें भी समझा है, मॉडर्न टेक्निक क्या है, कहाँ से पढ़ें जी। अब ये 4 लाइनें हैं जी, अब ये 4 लाइनें हैं। अब 4 लाइनें जो हैं इसकी जब इंटरप्रिटेशन पे आ जाए, इसको पढ़ने पे आ जाए, तो कागज़ों के कागज़ जो है आप पढ़ें, आप इंग्लिश लॉ पढ़ लें, आप पाकिस्तानी लॉ पढ़ लें, इसकी इतनी इंटरप्रिटेशन सिविल में भी हो गई है और क्रिमिनल में भी हो गई। थ्रू वीडियो रिकॉर्डिंग एविडेंस के हवाले से मैं बात आपको बताता चलूँ। देखिए, आपकी CPC है, ये आपकी CRPC है, ये आपके स्पेशल लॉज। इसमें सारी की सारी अमेंडमेंट आई 2013 के बाद, लेकिन 2013 में एक जजमेंट आ गई। वो जजमेंट थी जी इनकी, वो जिन्होंने इलेक्शन भी लड़ा था इकबाल टाउन के एरिया से, ये PTI के हैं, वो नहीं जो अभी गए हैं उधर, PLD 2013 नोट कर लें, PLD 2013 नहीं सॉरी 2013 SCMR पेज 213। ये बड़ा मशहूर केस है, सलमान अकरम राजा केस। ये सारा प्रोसीजर सिविल में और क्रिमिनल में अलग-अलग जो है इन्होंने एलेबोरेट कर दिया है। सिविल की भी जजमेंट हैं और फौजदारी की भी जजमेंट है। जो सिविल की जजमेंट है वो भी आपके नॉलेज में है, वो लाहौर की ही एक केस है, वो शायद अभी तक चल रहा है, मुझे नहीं पता, लेकिन वो चल रहा था केस, बड़ा मशहूर केस है वो भी, और फौजदारी केस भी है।
अब ये सारी की सारी जो अमेंडमेंट्स 2013 के बाद जो आई, ये आप ये देखें, कोर्ट्स की अवेयरनेस आप देख लें। एक 16 साल की बच्ची थी, शी वॉज सब्जेक्टेड टू गैंग रेप, तो मुलजम पकड़े नहीं गए और अल्टीमेटली वो पकड़े गए और कोर्ट ने नोटिस लिया, वो अरेस्ट हो गए, उनका दोबारा उसने खुदकुशी की कोशिश की। ये एक पिटिशन होगी सुप्रीम कोर्ट में और उसको ट्रीट किया, उन्होंने सू मोटो नोटिस किया या कोई ऐसा था। ये रिपोर्टेड जजमेंट है सलमान अगम राजा केस, उसमें उन्होंने गाइडलाइंस दे दी। बड़ा जी सलमान अगम राजा, ये इसमें कोई 6 और 7 पॉइंट्स जो थे वो उन्होंने दिए। उसमें से क्या था, अब ये 2013 में जजमेंट दे के उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट सबको भिजवा दिया कि जी इसको इम्प्लीमेंट करें। वो क्या था कि अगर एलिगेशन ऑफ रेप हैं किसी खातून की तरफ, तो सबसे पहले कि ये है कि थाने के अंदर लिस्ट होगी जो पब्लिक सोसाइटी में से जिन लोगों की एनलिस्टमेंट है वो एसोसिएट करेंगे, और किस लिए, उसको खातून को फैसिलिटेट करने के लिए, उसको मेडिकल एग्जामिनेशन में कोई खातून जो है वो एसोसिएट करेगा, नंबर 1। नंबर 2, इन अप्रोप्रिएट केसेस जो विक्टिम है उसकी रिकॉर्डिंग जो एविडेंस है, क्योंकि वल्नरेबल है, थ्रू वीडियो लिंक रिकॉर्डिंग जो है उन्होंने मस्ट कर दी, शल बी रिकॉर्डेड, मस्ट कर दी उन्होंने 2013 में। और इसी तरीके से उन्होंने ये कहा कि 164 का स्टेटमेंट जो है वो एज सुन एज पॉसिबल उसको रिकॉर्ड करना। और एक और चौथी जो थी सबसे इम्पॉर्टेंट, वो ये थी कि हर जिना के केस में जो DNA टेस्ट जो था वो मस्ट कर दिया। ये 2013 की बात, 13 गुजर गया, 14 गुजर गया, 15 गुजर गया, 16 गुजर गया, काफ़ी साल गुजर गए, कोई इम्प्लीमेंटेशन आपने, मुझे नहीं पता सुना या नहीं सुना। 12 आपका जो एंटी रेप एक्ट है, विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट है, ये 2016 में आया, 2018 में आया। एंटी रेप एक्ट आपका 2021 में आया। 2019 में ही जो है विटनेस प्रोटेक्शन रूल्स जो हैं वो फ्रेम हुए और रूल्स जो है उन्होंने सर्कुलेट कर दिए, उसमें रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस थ्रू वीडियो लिंक है। अब सिविल केस में और फौजदारी केस में क्या डिस्टिंक्शन है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके ऊपर एक अनरिपोर्टेड केस है जी मेरे पास, वो है हाँ, उसमें उन्होंने मेंशन किया है, जजमेंट का हवाला दिया है, लेकिन जो है ये पेशावर की एक जजमेंट है रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस के हवाले से। अगर आप CRPC में जाएंगे सिर्फ एक प्रोविजन है, CRPC की तरफ जाएंगे सिर्फ एक प्रोविजन है, वो क्या है, सेक्शन 353। सेक्शन 353 वो क्या कहता है कि किसी भी गवाह की जो गवाही है वो ओपन कोर्ट में, और गवाह की फिजिकल प्रेजेंस जो है वो, सॉरी प्रेजेंस है, इन प्रेजेंस ऑफ विटनेस जो है रिकॉर्ड करेगी जज साहब। अब ये 2 केस ऐसे थे जिसमें ये हुआ कि एक मर्डर केस था, इसमें कंप्रोमाइज़ हो गया, और फौजदारी केसेस थे, और इसमें पेशावर की क्रिमिनल अपील नंबर 1143 और 2019 मोहम्मद इसरार वर्सेस द स्टेट। ये आप नेट पे जाएंगे आपको ये जजमेंट मिल जाएगी। इसी में उन्होंने जो वीडियो रिकॉर्डिंग के ज़रिए एविडेंस है उसको फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, मुझे और जजमेंट नहीं कोई मिली कि वीडियो रिकॉर्डिंग एविडेंस जो होती क्या है, इसके अलावा मुझे नहीं मिली जजमेंट। ये Admittedly, the modern devices or technique have not been defined in Kanun-e-Shahadat or in the code. However, according to Black's Law Dictionary, video recording has been defined as real-time two-way transmission of video and audio signals over LAN LAN or the internet, also known as video teleconferencing. ये concept है। For the first time, video recording जो है evidence की
ये इसका कॉन्सेप्ट जो है, इसकी डेफिनेशन जो है, ये नूरुल हक साहब की जजमेंट है इसमें दी, और इसमें उन्होंने पैरामीटर्स ले डाउन कर दिए। आपको अगर कोई कहे कि आपने एविडेंस करवानी है इसके ऊपर वीडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए, तो आप वो पैरामीटर्स क्या है, वो सारे के सारे पैरामीटर्स जो हैं वो कैसे रिकॉर्ड होगी, पाकिस्तान में है वो कैसे होगी, पाकिस्तान से बाहर है वो कैसे होगी, हॉस्पिटल में है वो ऐसे रिकॉर्ड होगी, किसको नॉमिनेट करेंगे, किसको अपॉइंट करेंगे, क्या करेंगे, सारे का सारा प्रोसीजर है। डिटेल में नहीं जाते क्योंकि टाइम कम है, लेकिन आपको मैं बताता चलूँ इसमें कोई 15-16 पॉइंट जो वो डिटर्मिनेशन उनकी तरफ। ये है जी अपना मोहम्मद इसरार वर्सेस द स्टेट, ये क्रिमिनल अपील नंबर 1143 2019। एक लाहौर जुरिस्डिक्शन की जजमेंट है, ये भी मॉडर्न डिवाइसेस के हवाले से। ये मेरे ख्याल रिपोर्ट हो गया ये केस। ये क्रिमिनल अपील नंबर 4280 2008, इसमें ATC कोर्ट में केस था। इसमें ड्यूरिंग पेंडेंसी कंप्रोमाइज़ हो गया उनका। अब ATC के जो प्रोविजन उसमें तो कंप्रोमाइज़ नहीं है, लेकिन 302 में कंप्रोमाइज़ हो गया। तो गवाह जो था एक सऊदी अरेबिया में था, और सऊदी अरेबिया में गवाह था, उन्होंने कहा जी इसकी एविडेंस रिकॉर्ड करिए वीडियो लिंक के ज़रिए, तो कोर्ट ने रिफ्यूज़ कर दिया। ये जब हाई कोर्ट में केस आया तो इसके ज़रिए इसमें भी उन्होंने पंजाब में जो है वो तकरीबन 19 जो है वो पॉइंट्स जो है वो फ्रेम कर दिए कि वीडियो रिकॉर्डिंग के ज़रिए फौजदारी केस में कैसे कैसे एविडेंस रिकॉर्ड, ये उसमें पॉइंट्स फ्रेम कर दिए। अच्छा, इसमें 353 को भी डिस्कस किया, बाकी और प्रोविजन जो हैं उसके अलावा तो ऐसा रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस के हवाले से प्रोविजन मिली नहीं उनको, लेकिन इसको जो एलेबोरेट किया बड़ा खूबसूरत तरीके से। इसी तरीके से एक सुप्रीम कोर्ट की ही जजमेंट है जिसमें वीडियो रिकॉर्डिंग के ज़रिए एविडेंस जो है वो कैसे रिकॉर्ड, वो बड़ा मशहूर केस है, वो आप में से बेशतर लोग जानते होंगे, ये मीशा शफ़ी केस। मीशा शफ़ी केस अभी चल रहा है, उसके पास है, अपील आ गई। अच्छा, इसमें दो चीज़ें जो हैं जी बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने बताई। इसमें एक तो उन्होंने ये बताया कि रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस सिविल प्रोसीजर में क्या है, जैसे उसमें 353 था, एक प्रोविजन है इसमें ऑर्डर 18 रूल 4 है रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस को, जो रेगुलेट करता है कि कैसे रिकॉर्ड करता है। उसके प्रेजेंस का लफ्ज़ है प्रेजेंस ऑफ विटनेस, और प्रेजेंस ऑफ विटनेस को उन्होंने रिलेट किया वर्चुअल प्रेजेंस, और उसको अल्टीमेटली डिसाइड कर दिया। उन्होंने कहा चाहे कनाडा में भी बैठे हैं तो इसकी एविडेंस जो है वो थ्रू वीडियो लिंक रिकॉर्ड हो सकती है। वो एविडेंस है चूँकि सब्जेक्टेड टू क्रॉस एग्जामिनेशन है, उसकी मौजूदगी में एग्जामिनेशन हुआ है, तो लिहाजा वो उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये मामला ऐसा था कि जो मीशा शफ़ी थी ये तकरीबन कोई 20-22 पेशियों से आ रही थी जिरा के लिए, ये भी उधर ही होते थे। तो अब जिरा जो है वो कंप्लीट नहीं हो रही थी। 22 पेज की वकील साहब ने जिरा कर दी, उन्होंने कहा जी मैंने अभी और कर दी। वो खातून जो थी उसके 2 बच्चे थे, उसने कहा जी मेरा है तो अब ये अफोर्ड नहीं कर सकती, ये 22 पेज की जजमेंट जिरा दे दी है तो मैं तो अब नहीं रह सकती, मेरा जाना बड़ा ज़रूरी है। तो वो बच्चों को लेकर चली गई कनाडा और एप्लीकेशन बुक कर दी, तो वीडियो लिंक रिकॉर्ड करें। तो ये वो जजमेंट थी जिसमें ऑर्डर 18 और रूल 4 को डिस्कस किया, और जो आर्टिकल 164 है उसको डिस्कस किया। इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन होता है कि आइडेंटिटी ऑफ विटनेस, क्योंकि जो जज साहब बैठे हैं उनको नहीं पता नहीं कहाँ से एविडेंस हो रही है, उनको कौन आइडेंटिफाई कर रहा है। लेकिन वो जो तारिक सलीम शेख साहब की जजमेंट मैंने लाहौर जुरिस्डिक्शन लिखवाई, उसमें सारे पॉइंट्स हैं कि कैसे आपने एविडेंस रिकॉर्ड कर दिया। इसमें पूछना जैसे ये बताइएगा कि जब आप भी हमारा सेशन जाते हैं तो मेरा ये है कि मेरा ध्यान है कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान आपने वीडियो लिंक के जरिए न्यूजीलैंड में एक मर्डर केस में एविडेंस रिकॉर्ड किया था। कर सकते हैं जी, ऐसा ही हुआ था। ये 2 मामला थे, एक तो व्हेन आई वाज सेशन जज पाकपतन, वहाँ पे 2008-9 की बात है। वहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट में कंप्रोमाइज़ हो गया मर्डर केस में, तो उन्होंने ये कहा कि इसकी जेन्युइननेस चेक करें और इसकी एक स्टेटमेंट लिखें। तो एक गवाह जो था वो जो खातून थी, बहन थी उसकी डिसीज़ थी, वो अब्रॉड थी। अब कहीं भी लॉ में तो प्रोवाइडेड नहीं था कि वो कैसे रिकॉर्ड करनी है, तो
उन्होंने लिखा था विद इन 1 मंथ आपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी है। तो मैंने भी अल्लाह का नाम लेके जो है वो लिखा, उसको बुलाया और उसकी बयान लिखा उसका। वो जो मामला डरते डरते भेजा कि पता नहीं ये तो पविया नहीं कोई नहीं है, पता नहीं क्या बनेगा इसका। तो बहरहाल उसको मैं भिजवाया उसको, तो दैट वाज एक्सेप्टेड और केस वाज डिसाइडेड बिफोर बाय द ऑगस्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। इसी तरह ये आपने जो बात की बिल्कुल ऐसा ही है। मर्डर केस में आपको याद होगा कि वहाँ पे बाकायदा ई कोर्ट, उससे तो पाकिस्तान में नहीं था। ये भी ये आगाज़ हुआ था इनका ट्रेनिंग्स का पंजाब जुडिशल अकेडमी में इसके दिनों में, कोरोना के दिनों में। इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम कि पाकिस्तान में हमने वेबिनार के ज़रिए जो है वो ट्रेनिंग करवाई थी, वो अभी तक कंटिन्यू है। तो ये चीज़ें जो हैं ये देखें, कोई डिसीजन होता है और असिस्टेंस जो है प्रॉपर है, अच्छी जजमेंट आती है, अच्छी जजमेंट चैलेंज होती है, हाई कोर्ट जाती है, सुप्रीम कोर्ट जाती है। हाँ की थी रिकॉर्डिंग, बड़ी सारी की। बहरहाल ये चीज़ें करते रहना चाहिए, लेकिन अब तो लीगलाइज होगी ना ये सारी चीज़ें। मैं आपको बताया कि ये मंसूर शाह साहब की जजमेंट थी, इसमें 2 चीज़ों को नोट किया उन्होंने। एक तो ये नोट किया कि ये हमेशा याद रखें कि जब भी आपने किसी गवाह के ऊपर जिरा करनी बतौर वकील, कोशिश करें कि जिरा आपकी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो रेलेवेंट नहीं, प्रोपोजिशन से हट के हो या इशू से उनके हट के हो। मैं आपको मिसाल देता हूँ। जब 1909 में या उसके बाद उस वक्त ऑफेंस ऑफ जिना एनफोर्समेंट ऑफ हदूद ऑर्डिनेंस 79 जो था वो दैट वाज इन ब्लूम और तहसील लेवल के ऊपर केसेस के फैसले होते थे। उस वक्त कानून शहादत में एक प्रोविजन थी, एक आर्टिकल था। वो आर्टिकल आप सब अभी भी पढ़ते हैं, उसकी बेसिस पे आप जिरा करते हैं फौजदारी केसेस में भी। दैट वाज आर्टिकल 151(4). वो क्या था? वो आर्टिकल 151(4) ये था कि ऐसे केसेस जिसमें एलिगेशन जिना की है और ऑफेंस ऑफ जिना एनफोर्समेंट ऑर्डिनेंस के तहत चल रहे हैं, तो उसमें जो खातून है उसका जो प्रीवियस करैक्टर था वो रेलेवेंट था। अब होता क्या था, जिरा चलती थी, 5-5, 10-10 दफ़े हो जाते थे, बड़ा अजीबोगरीब लगता था। ख़वातीन से ऐसे ऐसे सवाल वकील साहबान करते थे कि आप यकीन करें दिल दुखता था। मिसाल के तौर पे कि जी आपका करैक्टर असैसिनेशन के हवाले से आपका रेपुटेशन ये थी, शी वाज वुमेन ऑफ इजी वर्चू कह लें, बैड करैक्टर कह लें। डॉक्टर साहब आते थे, उनको जो क्वेश्चनिंग करते थे वो ऐसा लगता था कि ये जो विक्टिम है ये मुलज़म है। बड़ी शर्मिंदगी होती थी कि यार ये क्या कर रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर 2021 में एक जजमेंट आ गई, सैयद मंसूर अली शाह साहब की जजमेंट आ गई 2021 में सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने नोटिस की वो जो जिरा चल रही थी। अब मीशा शफी केस में भी जिरा ही उन्होंने देखी जो 22 सफ़े पे थी, और उस केस में भी डॉक्टर साहब की जो थी वो एविडेंस देखी उन्होंने, इस पे जिरा था, वो ऑब्जेक्शनेबल थी जिरा, जो बड़ी 3-4 लाइनें थी उसकी, उसको उन्होंने नोटिस करने के बाद फिर अपनी फाइंडिंग दी। और बैकग्राउंड इसका फिर ये है कि फेडरल स्टेट कोर्ट में मामला गया उससे पहले कि यार ये 151(4) आप खातून को ये जिरा करते हैं, ये ऐसा लगता है ये विक्टिम एक्यूज्ड है, इतनी करैक्टर असैसिनेशन और अंडर द गार्ब ऑफ ऑर्डिनेंस 1979, तो ये अच्छी चीज़ है यार, कानून शहादत में लीगल है, तो हम कैसे मना करें इसको। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फेडरल स्टेट कोर्ट ये फिर फेडरल गवर्नमेंट ने उसको ओमिट कर दिया था 151(4) को। अब इसको थोड़ा सा और करटेल कर दिया, आप में से फौजदारी प्रैक्टिस में भी जाएंगे। अब वो जो 2021 की जजमेंट है, पेज 551 है, 2021 सुप्रीम कोर्ट, PLD 2021 सुप्रीम कोर्ट, पेज 551, उसमें उन्होंने डॉक्टर साहबान के लिए पैरामीटर्स ले डाउन कर दिए। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब का कि ये काम नहीं है कि वो लिखें कि वो प्रीवियस हिस्ट्री क्या थी इसकी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये मना कर दिया। कोर्ट्स को मना कर दिया कि ऐसे जो क्वेश्चंस के आंसर जो हैं जो करैक्टर को हिट कर रहे हैं उसके, अनलेस कि वो रेलेवेंट नहीं है, वो अलाउ नहीं करेंगे। और इसी तरीके से जो अमेंडमेंट आई, इसमें आपका एंटी रेप एक्ट आया है, उसमें भी जैसे जो फौजदारी प्रैक्टिस कर रहे हैं 2 फिंगर टेस्ट, उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया उन्होंने।
मैडम आयशा मलिक साहब की जजमेंट आ गई थी उसके ऊपर, फिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट बड़ी एलेबोरेटिव आ गई और बड़ा उसको अप्रिशिएट किया गया वर्ल्ड ओवर। तो अभी जो है वो स्टैंडर्ड ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन है वो बड़ी हद तक उन्होंने कर दिया। तो बीइंग लॉयर हमारी भी अब जिम्मेदारी है कि हम भी कोई ऐसे ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन जो लॉ से हट के हैं हमने ना उनसे पूछने हैं ना किसी को अलाउ करना है कि ऐसे क्वेश्चन जो है। और कोर्ट्स के हवाले से बाकायदा पैरामीटर्स ले डाउन कर दिए कि कोर्ट कौन कौन सी लैंग्वेज जो नहीं लाएगी उसको, यानी जैसे ऑब्जेक्शनेबल वर्ड्स हैं, बैड कैरेक्टर, वुमेन ऑफ इल रिप्यूट या इस किस्म की चीज़ें जो 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 कह लें जेंडर बाइस्ड उसमें आते हैं, वायलेंस में कह लें, उसमें जो है ऐसी चीज़ें वो आप बतौर जज उसमें मेंशन नहीं कर सकते, मना कर दिया है कोर्ट स्पेसिफिकली। जैसा एक चीज़ और भी है कि अगर आपने हमारे कमिट कर दिया, लेकिन ये कि स्कैंडलस क्वेश्चन के हवाले से कोर्ट भी प्रोहिबिट कर सकती है, तो कोर्ट क्यों नहीं प्रोहिबिट करती उन क्वेश्चन को 22 सफ़े के ऊपर मबनी शहादत दी गई, व्हाई द कोर्ट डिड नॉट इंटरवीन? करना चाहिए। देखिए ये जो जजमेंट है ना जी मीशा शफ़ी में, इसमें जज का रोल लिख दिया। उन्होंने कहा जज जो है ही इज़ नॉट अ साइलेंट स्पेक्टेटर, और जज के साथ साथ जो दूसरी तरफ से वकील साहब पेश हो रहे हैं उनकी भी ये जिम्मेदारी है वो वॉच करें, अपने क्लाइंट का इंटरेस्ट वॉच करें, लॉ को जो है वो वॉच करें, सेफ गार्ड करें, वो भी ऐसा बिल्कुल ऑब्जेक्शन करें। और जज साहब को अगर नॉलेज का पता नॉलेज है रेलिवेंट लॉ तो फिर कभी भी वो इजाज़त ऐसे सवालों की नहीं दे सकते। अब मीशा शफ़ी के केस में उन्होंने भी ये इसको मना किया। उन्होंने कहा ये जिरा का मकसद ये तो नहीं है कि 22 पेजेस की जिरा हो जाए और गवाह जो है कि जी मैं तो कनाडा जा रहा हूँ स्काइप के ऊपर लिख रहे मेरी एविडेंस। तो फिर इस केस में उन्होंने कहा ये तो प्रोमिनेंट फिगर है, तो इसकी जो 22 सफ़े की ऑलरेडी हो गई है, इसको कोई कौन सा कोई डिस्प्यूट कर रहा है, ये लिखें, बल्कि ऐसे केसेस में लिखना चाहिए। तो ये मीशा शफ़ी केस था, इसमें उन्होंने अलाउ किया और उसकी एविडेंस जो थी थ्रू वीडियो रिकॉर्डिंग जो एविडेंस रिकॉर्ड हुई। इसी तरीके से ये जो फौजदारी केसेस में एक इन्होंने सर्कुलर जारी किया था 2018 में, ये विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट आने से पहले। हम कहते हैं ना जी कोर्ट तो नहीं कर रही कुछ या कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन ये है कि स्टैचूट आने से पहले कोर्ट की तरफ से डायरेक्शंस अदरवाइज, जैसे आपने मेंशन किया बड़ी सारी जगहों पे बड़ी सारे ज़िलों में ई कोर्ट्स बन गई थी, उसकी स्काइप के जरिए एविडेंस रिकॉर्डिंग शुरू, बहुत सारे केसेस डिस्पोजल हुए इसके। तो इसमें भी उन्होंने गाइडलाइन दी थी 2018 में। उन्होंने इसमें ख़ास तौर पे बच्चों और जो ख़वातीन के हवाले से उनकी एविडेंस की रिकॉर्डिंग के हवाले से बाकायदा पैरामीटर सेट कर दिए। लाहौर में भी हमारे जो GBV कोर्ट्स तो बनी थी, आप कभी उस कोर्ट में जाके देखें, आपको स्क्रीन्स मिलेंगी वहाँ पे, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग जो प्रिजर्व हो रही होती है। अभी एक मैंने लेटर पढ़ा था जिसमें बाकायदा जो फंड्स जो हैं वो उनको सरेंडर किए हैं कि ये सारे परचेज़ करें, सारी चीज़ें और जो मॉनिटर करें इसको बाकायदा। तो ये तो थी वो चीज़ें। इसी तरीके से अभी जो आपने देखा होगा जो फौजदारी प्रैक्टिस करेंगे या कर रहे होंगे, आप देख रहे कोई भी इन्वेस्टिगेशन चलती है, जो स्टैंडर्ड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वह या कलेक्शन ऑफ एविडेंस है। हमारे कन्विक्शन रेट क्यों कम है हैं जी शाह साहब? कन्विक्शन रेट क्यों कम है? उसकी 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट वजूहत। सबसे पहली तो यह है कलेक्शन ऑफ एविडेंस, उसके स्टैंडर्ड्स जो हैं वो जो अकॉर्डिंग टू पैरामीटर्स लेड डाउन बाय द कोर्ट्स और सुपीरियर कोर्ट्स वो उस पर पूरा नहीं होते थे। बाकायदा ट्रेनिंग ही नहीं है कि कलेक्शन ऑफ एविडेंस करनी कैसे। उसके बाद जो है कि कोर्ट में प्रोड्यूस कैसे करना है, प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस। सेकंड कॉन्सेप्ट इज दी प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस कि कोर्ट में प्रोड्यूस कैसे करना है, किसको करना है और किस तरीके से शहादत रिकॉर्ड के ऊपर आनी चाहिए, वो नहीं है। थर्ड चीज़ ये है कि वो उसको कनेक्ट कैसे करना है एक्यूज़्ड के साथ। ये तीनों चीज़ें नहीं हैं ड्यूरिंग इन कोर्स ऑफ इंटेरोगेशन, ये तीनों चीज़ें नहीं हैं। और प्रोसिक्यूशन के हवाले से भी ये सारे मामला कोर्ट्स में चलती हैं। तो कोर्ट्स इस हवाले से फिर मजबूर हो जाती हैं। दैट इज़ वाई कि जो एक्विटल रेट है पाकिस्तान में इस वक्त आलमोस्ट 95 to 97%। आप देख लें कन्विक्शन रेट है ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें वो थी। एक अभी अगवा बराए तावान के केसेस आते हैं बहुत सारे, उसमें कोर्ट में बैठे होते हैं, वो वकील साहब भी होते हैं, इधर से प्रोसिक्यूटर भी होते हैं। वो कहते हैं जी ये आईओ एविडेंस दे रहा है, तो इसमें जो है आप ये देखें इसका कॉल डाटा रिकॉर्ड जो है वो फाइल के साथ लगा हुआ है, तो वो कहते हैं जी इसको एग्जिबिट कर लें। तो जज साहब जो है वो प्रोसिक्यूटर को भी देख रहे होते हैं और डिफेंस काउंसिल को भी देख रहे होते हैं। उसकी वजह ये है कि कोर्ट ने रेगुलेट कर दिया प्रोसीजर को कि ऐसी एविडेंस जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो है या जो मॉडर्न डिवाइसेस के लिए एविडेंस रिकॉर्ड हुई है, जैसे ये CDR वगैरह है, ये मॉडर्न डिवाइसेस के ज़रिए ना
एक जजमेंट इसके ऊपर थी 2021 सुप्रीम कोर्ट SCMR पेज 522। ये जो CDR की एविडेंस है, इसमें सच एविडेंस वाज एडमिसिबल अंडर आर्टिकल 164 ऑफ कानून शहादत, बट इन केस ऑफ डिनाइल law required that such evidence generated through the automated system must be proved in accordance with law. Courts had been empowered to receive and mark use of such evidence collected through modern devices, Article 46A 78A of Qanun Shahadat, as well as the provisions of electronic transaction ordinance provided procedure to receive that how to give such piece of evidence before court और call data record। इसकी जो एविडेंशियल वैल्यू इस वाले से मेयर प्रोडक्शन ऑफ CDR डेटा विदाउट ट्रांसक्रिप्ट्स ऑफ द कॉल्स और एंड टू एंड रेडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग कुड नॉट बी कंसिडर्ड यूज्ड एज एविडेंस वर्थ रिलायंस। उन्होंने कहा ये जो कॉल डेटा रिकॉर्ड जो है ये हुआ बरए तावान के केस में, अदरवाइज केसेस में अभी बहुत सारे केसेस में IO जो हैं वो फाइल के साथ अनेक्स करते हैं, फिर जब कोर्ट में आता है केस कहता है जी इसको एग्जिबिट कर लें। अब कोर्ट वो रिलेक्टेंट होती है, वो कहते हैं मैं कैसे एविडेंस कर इसको ट्रीट कर लूँ, ये तो ये जजमेंट है उसके अगेंस्ट है। तो बिफोर हैंड अगर नॉलेज है, अगर कॉम्पिटेंस लेवल आपका जो है अप टू दी यार्ड स्टिक जो रिक्वायर्ड है पूरा है, तो फिर यू विल इंजॉय द सिविल कोर्ट्स प्रोसीजर एज वेल एज द क्रिमिनल कोर्ट प्रोसीजर, अगर आपके नॉलेज में, अगर आपकी टिप्स के ऊपर है। तो जो अभी एंटी रेप एक्ट के हवाले से मैं बात कर रहा था डिटेल में नहीं जाते, तो उसमें ख़ास तौर पे उन्होंने एक प्रोविजन डाल दी उसमें कि डिस्टेंस रिकॉर्डिंग टेस्ट में थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो वीडियो लिंक्स एंड बाय द यूज़ ऑफ मॉडर्न डिवाइसेस। ये अब ये इसको बाकायदा लीगलाइज कर, एक तो 2013 की जजमेंट थी, उसके बाद जो था ये एंटी जो वो ये आ गया जी अपना एंटी रेप एक्ट आ गया, इसमें उन्होंने प्रोवाइड कर दिया। और इसके अलावा जो था जो रूल्स हैं इसके जो विटनेस प्रोटेक्शन के, उसमें स्पेसिफिकली प्रोवाइड कर दिए, बाकायदा रूल्स में उन्होंने फ्रेम कर दिए रूल्स के ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग जब वो कैसे होंगी। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग अगर है, इसमें लॉ भी है और स्टैचूट भी रेलिवेंट प्रोविजन प्रोवाइड कर रहा है आपको केसेस के हवाले से। इसके अलावा जजमेंट्स हैं आपके पास, अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं फिर आपको ये चीज़ों इनको इस्तेमाल करते हुए कोई डिफ़िकल्टी जो है वो नहीं होगी। अब तीसरी चीज़ आ जाती है, वो भी इससे रिलेट कर रही है कि ये तो होगी मॉडर्न टेक्निक के ज़रिए जो एविडेंस कलेक्ट की है और कोर्ट में प्रोड्यूस की है। अब फोरेंसिक के हवाले से जो है वो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं कि जिनको देख के बड़ा अफसोस भी होता है और ये भी दिल करता है कि यार इनको और जो है वो गाइडेंस होनी चाहिए। लेकिन अब आपके पास बहुत सारी गाइडेंस, मिसाल देता हूँ आपको, एक केस था फैमिली केस, खातून ने क्लेम किया मेंटेनेंस अपने हस्बैंड से बच्ची के लिए। बच्ची शी वॉज ऑफ 3-4 ईयर्स ऑफ एज। ये मुजफ्फरगढ़ का केस था, मैं उससे मुल्तान में था, ये रिपोर्टेड केस है, जजमेंट है। अब उसमें उसने जो रिटन स्टेटमेंट फाइल की, उसने ये कहा कि ये तो मेरी बच्ची नहीं है, ये तो इलेजिटिमेट चाइल्ड है। मेंटेनेंस वॉज फिक्स्ड एज 2,500 या 3,000 और उसने क्या किया, एप्लीकेशन मूव कर दी फॉर DNA टेस्ट। अब 2,500 मेंटेनेंस, सूट फाइल कर दिया वकील साहब ने। आप अगर जज हैं तो फिर आपके क्या ख्यालात हैं कि यार मुझे इस केस का फ़ैसला करना है, केस का फ़ैसला ऐसा होना चाहिए कि केस लॉ भी गाइडेंस के लिए आए और अदरवाइज़ भी लोगों को पता चले कि रेलिवेंट लॉ ये है। अब ऐसे बहुत सारे मामला आपके पास आते हैं, जो रेप केसेस हैं उसमें एप्लीकेशन आ जाती है DNA का टेस्ट करवाएं, आपके फैमिली केसेस में आ जाती हैं पैटर्निटी चेक करवाएं। लेकिन एक बात हमेशा याद है कि DNA टेस्ट के लिए एक प्रॉपर यार्ड स्टिक है, पैरामीटर्स हैं। जो फैमिली केसेस हैं, फैमिली केसेस के जिसमें DNA का क्वेश्चन आ जाता है, 2-3 चीज़ें याद रखिए आप। एक तो उन्होंने ये कह दिया कि जो DNA टेस्ट है ये एक मामूली काम नहीं है, ये एक ऑर्डिनरी जो है वो अप्रोच के साथ ये मामला हल नहीं होना चाहिए। क्यों? इन्होंने इसमें आपकी कानून शहादत में एक आर्टिकल है 128, निशान ये आर्टिकल 128 निकालें।
ये पढ़ेगा क्या ये डिबर्ट ड्यूरिंग मैरिज इंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी। अब जिस वकील को या जिस जज को पता है यार ये रेलेवेंट लॉ ये है, बच्चे की जो लेजिटिमेसी है वो उसको कैसे मैंने चेक करना है या डिटरमिन करना है, उसने एप्लीकेशन मूव कर दिया कि ये मेरा बच्चा ही है तो मुझे क्या करना चाहिए, ये एप्लीकेशन दे दी है, अब इनका मैं क्या करूँ। तो आपने तो कानूनी जंग कर दी। अब पहले तो सबसे ये है कि लॉ है कि और किधर है, उसके लिए आर्टिकल 120 the fact that any person was born during the continuance of valid marriage between his mother and any man and not earlier than the expiration of 6 years and months from the date of marriage or within 2 years after its registration the mother is married unmarried shall be conclusive proof that he is the legitimate child of the man unless वो आगे जो है इसकी एग्जाम्पल दे दी। अब ये क्या है, एक बच्चा जो है इस पीरियड के दरमियान अगर पैदा हो जाता है तो फिर इसका मतलब ये है कि लॉ उसको कवर देता है। अब फिर उसके बावजूद अगर आप फैमिली केस में एप्लीकेशन मूव कर दें, इसका डीएनए टेस्ट करा दें या फौजदारी केस में डीएनए टेस्ट करवा दें, तो उस हवाले से कोर्ट का व्यू क्या है वो फिर ऐसी ये जजमेंट आई उसमें पीएलडी 2015 है सुप्रीम कोर्ट। इसमें ये भी एक फैमिली मामला था, ये सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया। तो ये जो इसमें स्टिग्मेटाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट था उसको बाकायदा डिस्कस करते कि फैमिली जो है फैमिली क्या है और फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है और फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि हर आदमी जो है पैटर्निटी को चैलेंज करे और अगर ये चीज़ें हैं तो फिर उसका जो है डीएनए टेस्ट देन एंड देन रिफ्यूज़ होना चाहिए। इसी तरह 2015 पीएलडी लाहौर पेज 500 इसमें ये उन्होंने होल्ड कर दिया। उन्होंने कहा डीएनए टेस्ट जो है विदाउट कंसेंट हो ही नहीं सकता, जब तक वो खातून कंसेंट नहीं देगी उसकी कंसेंट के बगैर नहीं होता। उसकी वजह ये था कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोटेक्ट कर रहा है फैमिली लाइफ को, ख़वातीन के हकूक़ को। आपके लॉज जो रेलिवेंट प्रोविजन है ये प्रोटेक्ट कर रही है फैमिली लाइफ को और ख़वातीन के हवाले से जो मामला या बच्चों के हवाले से जो मामला हैं। तो इसी को आगे लेके चलते हुए एक और जजमेंट आई पीएलडी 2011 लाहौर पेज 422 कि दैट इट शुड नॉट बी अलाउड टू बी कंडक्टेड एज ए रूटीन मैटर। यानी ये इतनी सेंसिटिव चीज़ है, इतनी ये सेंसिटिव चीज़ है डीएनए की, लेकिन हम आंखें बंद करके एप्लीकेशन मूव करने की कोशिश करते हैं। उसमें बैड इंटेंशन भी होती है कि केस को डिले करना है या जो भी है, क्योंकि उसकी कॉन्सिक्वेंसेस कोई नहीं है। आप या तो जो पार्टी है उसको थोड़ा बहुत कोई कॉस्ट वगैरह का भी चीज़ें पड़े तो फिर मामला बनता है, अदरवाइज़ जो है ये चीज़ें जो हैं वो केस को या अदरवाइज़ मैं तो ये कहता हूँ कि आपके कॉन्फिडेंस लेवल को जो है ये रिफ्लेक्ट कर रही होती है कि वकील साहब कितने पानी में हैं, इनको लॉ नॉलेज है नहीं है, ये क्यों एप्लीकेशन हो रही थी। अच्छा, इसी तरीके से आप जो फोरेंसिक एविडेंस के हवाले से आपने भी ये क्वेश्चन किया, ये भी बड़ा रेलेवेंट है आज के दौर में। आपने पढ़ी होगी आर्किमिडीज, जिसको अर्शिमेदेस मैं गलत नहीं हूँ तो, अगर वो इधर उसको क्राउन मिला ना, उसको शक हो गया इसमें चांदी डाल दी है, सोने का था। तो उसने कहा जी इसको तोड़े बगैर आपने एवेल्यूएट करना है कि इसमें कितना सोना और कितनी चांदी है। तो उसने डिटरमिन किया इसको बगैर उसने डिटरमिन किया। कैसे डिटरमिन किया? अपने साइंटिफिक जो भी उसकी एक्सपर्टीज़ थी उसको बुए कर ला के उसने उसको जो है वो टेस्ट किया, चेक किया और उसका रिजल्ट दिया और तो वाकई वो कामयाब हो गया। फिर अल्टीमेटली वो उसकी जो यूरेका वो क्या टेल्स जो है उसकी, जिसमें उसने कहा क्या कि मैं क्या था कहता आई हैव फाउंड इट, आई हैव फाउंड इट। तो वो ये बड़ी मशहूर जो है ये चीज़ है। ये आपकी ये जो मॉडर्न एविडेंस कलेक्शन जो है ना ये कैसे होती है। इसी तरह जो एक्सपर्ट एविडेंस है ना जी, एक तो जहन में हमेशा ये याद रखिए कि जो जनरल प्रिंसिपल है कॉमन लॉ का इज़ दैट विटनेस
testifies only those facts which he perceived. In other words, witness can depose those facts which he has seen, said, heard or done. और दूसरी चीज़ ये है कि आप अपनी कानून शहादत पढ़ लीजिए, उसमें कहीं एक्सपर्ट की डेफिनेशन नहीं है और ना ही उसमें लिखा है कि इसकी एविडेंस की बेसिस के ऊपर इसकी एविडेंशरी वैल्यू क्या है, यानी एविडेंशरी इन द सेंस के अलोन इसकी बेसिस के ऊपर कन्विक्शन हो सकती है या नहीं हो सकती। उसमें सिंपल एक कॉन्सेप्ट जो है उन्होंने दे दिया कि दिस इज़ रेलेवेंट पीस ऑफ एविडेंस, रेलेवेंट पीस ऑफ एविडेंस। इसका जो रेलेवेंट आर्टिकल है वो भी मैं आपको लिखवाता हूँ जी। 59 से आगे चले जाएं, 59 to 65 ये आर्टिकल जो है ये रेगुलेट करते हैं सारी की सारी चीज़ों को। अच्छा, इसमें एक्सपर्ट वो है जिसकी एक्सपर्टीज़ हैं इन अ पर्टिकुलर फील्ड। जैसे पॉइज़न का केस है, एलिगेशन ये है कि ए ने बी को जहर दे दिया, पॉइज़न दे दिया, और जो एक्सपर्ट है वो आके उसके सिम्टम्स और उसके आइडेंटिकल केस में या उसके कॉन्सिक्वेंसेस या रिपरकशन या जो भी है नताइज उसके कहता है जिसमें ये चीज़ें हो सकती हैं, जो डेड बॉडी है उसमें ये चीज़ें थी, उसकी एविडेंस वो कहते हैं ये रेलेवेंट पीस ऑफ एविडेंस। कानून शहादत में इस चीज़ को उन्होंने डाल दिया। इसमें पुराने वक्तों में मैं आपको, अगर आप बोर नहीं होंगे, मैं आपको 3-4 मिसालें जो है बड़ी इंटरेस्टिंग मिसालें जो है मैं आपको देता हूँ कि यूरोप में भी इसका आगाज़ कब हुआ, कैसे हुआ। ये कबले मसीह में ये जो मामला जो थे, आप सुन के हैरान परेशान होंगे कि अगर कोई अलेज करता था, कोई क्राइम अलेज करता था या सिविल क्लेम करता था, वो रूटीन ये थी कि उनको पब्लिक में ले जाते थे बिफोर नॉमिनेटेड पीपल, वहाँ पे जाके वो बोलते थे। जैसे जहाँ कोर्ट्स में होता है ना, एक प्रोसीजर था वहाँ उनका, और वहाँ पे डिसाइड करते थे कि ये केस जो है उसके हक में हो गया, एक एलिगेशन थी थेफ्ट की या किसी ने कोई ऑफेंस कमिट किया। एक रूटीन ये थी कि एक स्टडी आई, उन्होंने कहा कि जो क्रिमिनल है उसका जो सलाइवा है वो कम मिकदार में बनता है माउथ के अंदर। वो टेक्निक ये करते थे कि उसको कहते थे, इसका मुंह खोल के वो चावल डाल देते थे। ये मैं इस फ्रेंजिंग के हवाले से मैं आपको थोड़ी सी बातें बता रहा हूँ। तो वो उसको कहते थे जी कि इनको आप थ्रो करें, वो थ्रो करते थे, वो तो सलाइवा जिनका कम बनता था वो डेफिनेटली वो स्टिक कर देते थे। तो वो कहते थे इसीलिए जो है वो इसी तरीके से केस आ गया। उन्होंने कहा उसमें एलिगेशन ये थी कि सिकल के साथ मर्डर किया, सिकल द्रंती कहते हैं जिसको, उसके साथ मर्डर किया। अब वो जिन्होंने फैसला करना था उन्होंने कहा जो विलेज में जिन जिन के पास सिकल्स हैं वो लेके आ जाएं। उसको टेस्ट किया एक जानवर के ऊपर, और वो जो नेचर ऑफ इंजरी थी उसके ऊपर, जो उसके ग्रूव्स थे, एक तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि इस सिकल के ग्रूव्स जो हैं उसकी इंजरी से रिजेंबल करते हैं। उन्होंने एक तो ये बात कर। अच्छा, दूसरी बात, दूसरा उन्होंने ये किया कि जो वोंड था उसके ऊपर, डिसीज़ का जो वोंड था उसके ऊपर जो मैगट्स या मक्खियाँ थी वो मखसूस किस्म की थी, जो एक्यूज़ की शिकल थी उसके ऊपर आके बैठी। ये दो चीज़ें उन्होंने कलेक्ट की और अल्टीमेटली उसने कन्फेस किया कि मैंने ही कन्फेस किया, और उसके बाद उसकी कन्वे। ये पुराने वक्तों की बातें आपको मैं बता रहा हूँ। फिर अल्टीमेटली चलते चलते ड्राउनिंग के मामला आए, पॉइज़न के मामला आए। इसी तरह मॉडर्न जो जूरिस्प्रूडेंस है उसमें जैसे हमारे पोस्टमार्टम जो है तरीक़ाकार और सारी चीज़ें डेवलप होती गई, ये सारी चीज़ें, और लॉज बनते गए। तो हिस्ट्री में भी अब इसका जो है 1739 में एक जो सिल्टिंग ऑफ वेल्स था, अमेरिका में एक जगह थी, तो सिल्टिंग ऑफ वेल्स के हवाले से कॉम्पनसेशन का केस था। इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1782। उन्होंने एक जॉन स्मिटन सिविल इंजीनियर था, उसको बुलाया एज टेक्निकल एक्सपर्ट। उसने आगे बुला के अपनी राय दी,
और दैट केस वाज द वेरी फर्स्ट केस जिसमें 1782 में ये एविडेंस इस्तेमाल करके जो है वो कॉम्पनसेशन को दी गई। इसी तरीके से 2-3 केस और मैं आपको बताता जाता हूँ। एक बड़े मशहूर यूरोप में केसेस हुए हैं। एक हाल था जी केस ऑफ टेड बंडी, टेड बंडी TED, टेड बंडी केस था, तो शायद आप में से पढ़ा होगा उसे। इस बंदे ने 80 मर्डर किए थे, सीरियल किलर था ये। और इसके अगेंस्ट जो थी कोई एविडेंस नहीं मिल रही थी। अल्टीमेटली एक केस था जिसमें लास्ट सीन की बेसिस के ऊपर इसको एब्डक्शन में जो है उन्होंने इसको प्रोसिक्यूट किया और इसको जो है जेल में डाल दिया। और मर्डर केस में एक जो उनकी स्टेट है कोलोराडो में, ये इसका ट्रायल चलना था, वहाँ से ये भाग के फ्लोरिडा चला गया। वहाँ पे जाके इसने फिर 3 बच्चियाँ जो थी उनको एब्डक्ट किया, उनको रेप करके उनको जो है मर्डर कर दिया। अब इसमें क्या हुआ, अब डायरेक्ट एविडेंस कोई नहीं थी, किसी ने नहीं देखा इसको मर्डर करते हुए, लेकिन एविडेंस क्या थी, दैट वाज दी केसेस। ये एक तो इसके दांत जो थे वो बड़े नुकीले किस्म के और अपनी जगह से हिले हुए, मार्क ऑफ बाइट्स ये विक्टिम के जो बॉडी पार्ट्स थे उसके ऊपर उन्होंने देखे, नोटिस किए, एविडेंस में पेश किया। और दूसरा था ही वाज कन्विक्टेड आल्सो ऑफ द मर्डर ऑफ 12-year-old गर्ल ऑन द बेसिस ऑफ फाइबर्स फाउंड इन हिज वैन दैट मैच्ड द गर्ल्स क्लॉथिंग। यानी बच्ची की जो क्लॉथिंग थी, जो फाइबर्स थे, वो फाइबर्स जो थे वो उसकी वैन से मिले जो कि बच्ची के जो क्लॉथ से लास्ट वन क्लॉथ थे उससे मिले, और उसकी बेसिस के ऊपर उसको अरेस्ट किया, पकड़ा गया। अल्टीमेटली ही वाज हैंग। एक 20 महीने की बच्ची थी 1932 में। इट वाज ए केस ऑफ रैंसम। वो बच्ची गायब हुई और ज़माने में $50,000 रैंसम लिया उसने, बच्ची नहीं वापस आई। अल्टीमेटली उन्होंने जो ट्रांजैक्शन चली थी, वो जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन उस ज़माने में कोई तरीका कर होता था, उसको फॉलो करते हुए उसके गैराज में गए, वहाँ से कोई $14-15,000 मिले। उसने डिनाई किया ये मेरे नहीं लेकिन उस वक्त जो एक करेंसी नोट था उसके ऊपर उसके सिग्नेचर्स थे। जो मैचिंग हुई तो पता चला ये दस्तखत इसी के ही है, नंबर 1। नंबर 2 ये था कि उसने एक सीढ़ी बनाई थी, जो एटिक होता है ना, घर के ऊपर जो एक जगह है एटिक जिसको कहते हैं, वहाँ से उसने लकड़ी लेके और सीढ़ी बनाई थी जो कि बच्ची के कमरे तक ले गया, वहाँ से उसको किडनैप किया, ले गया, जाके उसको कत्ल कर दिया। वो जो लेडर पीस था वो उन्होंने मैच किया, वो उसी का ही जो है वो उसकी एटिक के साथ जो है वो मैच किया। इसकी बेसिक ये 1932 का केस था। इसके अलावा एक केस था जिसमें नाइट स्टॉकर केस था। इसमें भी 80-90 जो मर्डर थे इसमें। ये सारे सीरियल किलर हैं जो ये मॉडर्न जो टेक्निकल एविडेंस है उसके ज़रिए जो है उन्होंने सॉल्व किए यूरोप में। और अभी तक जो है वहाँ पे तो ये लॉ ये डेवलप में भी कर भी चुका है कि आपकी ये जो साइंटिफिक एविडेंस है ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन बहुत ही हद तक कन्विक्शन रेट जो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन हमारे अभी भी जो है कुछ जजमेंट्स ऐसी हैं जिसमें DNA टेस्ट के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि एक तो उन्होंने ये कह दिया कि ये बच्चे के हवाले से, दूसरा कह दिया कि औरत की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं हो सकता, तीसरा ये रूटीन मैटर में नहीं हो सकता। अली अकबर कुरैशी साहब की जजमेंट है, आपने पढ़ी होगी वो जजमेंट। उसमें भी उन्होंने कहा कि पैटर्निटी को चेक करने के उन्होंने DNA टेस्ट जो था एक रिफ्यूज़ कर दिया। एक जजमेंट जो थी वो आई, वो फौजदारी केस में थी, वो बेशक आप नोट कर लीजिए। ये केस था, रेप का केस था। खातून बिकेम प्रेगनेंट और ख़ातून ने दी एप्लीकेशन कि मेरा DNA टेस्ट करवाया। दैट एप्लीकेशन वाज एक्सेप्टेड बाय द सेशंस कोर्ट। वो मामला हाई कोर्ट में गया, फिर ऊपर गया, फिर उन्होंने जाके कहा कि अगर खातून ये क्लेम कर रही है और मर्द ये डिनाई कर रहा है ये मेरा बच्चा नहीं, तो फिर तो DNA टेस्ट जो है ये होना चाहिए। तो हमारी जी भी जो ये जो क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में इसमें DNA के हवाले से जो है काफ़ी
लेटेस्ट जजमेंट भी आ रही हैं और इसके ऊपर केस लॉज भी आ रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। लेकिन बात फिर वही है कि कॉम्पिटेंस लेवल जो है इसको वी हैव टू इन्हांस आवर कॉम्पिटेंस लेवल। तो ये कुछ जजमेंट भी थी इसके ऊपर। एक और अगर टाइम है तो मैं आपको कुछ वो बता देता हूँ कि सर्टिफाइड कॉपीज़ जो है एविडेंशली वैल्यू उनकी और उस वाले है टाइम से। क्या सर? हाँ, और अभी ख़त्म कर देना फिर। बहरहाल ये जो टॉपिक्स हैं ये बहुत ज़्यादा, एक थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, आपने भी जाना होगा, छोटी सी चीज़ आपको बता देता हूँ। ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स और प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स के साथ कुछ मैं आपको जो है वो कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूँ। नॉर्मली ये है कि जो सर्टिफाइड कॉपीज़ हैं उस हवाले से रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन बात का ये है कि कोर्ट में पेश करें तो कोर्ट उनको लीनियंटली एक्सेप्ट कर देती है। उसके बारे में एक यार्डस्टिक उन्होंने दे दी, PLD 2008 सुप्रीम कोर्ट पेज 564। इसमें उन्होंने कह दिया कि डॉक्यूमेंट सॉट टू बी प्रोड्यूस इन एविडेंस कंसिस्ट ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड एंड एन एनवेलप बियरिंग पोस्टल स्टैम्प। सिर्फ ये मतलब सरकारी डॉक्यूमेंट्स थी, उन्होंने कहा इसको लीनियंटली लेना चाहिए, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट ये है कि डॉक्यूमेंट एक तो आप जो पार्टी है वो पेश करेगी, वकील साहब नहीं पेश करेंगे, दूसरा ये है उनके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन जो है उसमें भी अंडर क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो सकता है, तो वो मस्ट है। अगर वो नहीं होगा तो उनकी एविडेंस की वैल्यू जो है वो माइनस है। तो इस हवाले से PLD 2008 में जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स उन्होंने दे दिया। इसी तरीके से 2007 SCMR पेज 231 है, इसमें भी जो रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स है उन हवाले से उन्होंने कह दिया कि वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसकी अथेंटिसिटी जो है वो है, उन डॉक्यूमेंट्स को जो है वो भी एक्सेप्ट करना चाहिए, और उनकी अथेंटिसिटी चूँकि मौजूद है और डाउटेड नहीं है, उनको उन्होंने एक्सेप्ट किया। ये 2 जजमेंट है, और जजमेंट भी है 2004 सुप्रीम कोर्ट 570 है। इसी तरीके से और भी जजमेंट्स। तो निशान अभी चीज़ें तो बहुत सारी हैं, लेकिन बाद में कोई क्वेश्चन है तो आप बता दीजिए, पूछ लीजिए। इसका जवाब भाई जाके नहीं हो सकता। अच्छा जी, सर मेरी इसमें क्वेरी ये है कि जनाब ने जो भी फरमाया कि आर्टिकल 164 के तहत वोटर न्यूज के तहत आप एविडेंस रिकॉर्ड कर सकते हैं, व्हाट्सएप या वीडियो कॉल। अब इसका जनाब जो एक हमारा एक होता है कि जब आप रोस्ट्रम की उस साइड पे होते हैं तो रीडिंग का जज आप जेस्चर भी नोट कर रहे होते हैं विटनेसेस के, जब उसकी बॉडी डिमीनर जिसको कहते हैं, आप उसको देख रहे होते हैं कि आया वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। और बीइंग अ जज मेरे हाल में आपको इतना तजर्बा हो जाता है कि पता चल जाता है कि कौन बंदा सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, या कौन वहाँ से सारा कुछ एक प्रिपेयर करके आया हुआ। बट व्हाइल यू आर रिकॉर्डिंग एविडेंस थ्रू द मॉडर्न मीन्स या वीडियो कॉलिंग, तो शायद